बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रगुज़ार हूँ आप सबका कि आप लोग शॉर्ट नोटिस में आए। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। आज मैं आप लोगों से इसलिए मिलना चाह रहा था कि अभी अभी नेशनल इकनॉमिक काउंसिल की मीटिंग हुई है, उससे फ़ारिग हुए थे तो मैंने कहा कि थोड़ा अपने सूबे के लोगों को मीडिया के तवस्सुत से बता दूं कि क्या पोजीशन है सूबा सिंध की फेडरल गवर्नमेंट की इस सिलसिले में। ये नेशनल इकनॉमिक काउंसिल की मीटिंग आर्टिकल 156 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके तहत होती है और कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि ये कम से कम 2 बार साल में होनी चाहिए। मैंने ये बात प्राइम मिनिस्टर साहब को बताई जब मीटिंग शुरू हुई कि जी ये कम से कम 2 बार होनी चाहिए, और जब से इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बने हैं, एक मीटिंग पिछले साल मई में हुई थी और ये दूसरी मीटिंग है, जबकि इस वक्त तक 4 मीटिंग से चौथी कम से 4 हो जानी चाहिए थी इस वक्त तक, लेकिन 2 हुई हैं। उससे भी पहले मैं आपको एक बार बताऊं कि ये मीटिंग इस्लामाबाद में थी रखी हुई, बल्कि मेरे तो साथी समझे कि मैं इस्लामाबाद से सीधा पहुंचा हूँ अभी, लेकिन वो आपको हकीकत बता दूं कि हुआ क्या। कल शाम को हमने जाना था इस्लामाबाद, 7 बजे का प्रोग्राम था। निसार खोड़ो साहब मेरे साथ मेंबर हैं नेशनल इकनॉमिक काउंसिल के। निसार साहब तो एयरपोर्ट भी पहुंच गए थे। वो जब एयरपोर्ट पहुंचे तो मुझे फ़ोन आया कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि आप वीडियो लिंक से मैं ये मीटिंग करूंगा, और चीफ़ मिनिस्टर्स, मुझे अकेले को नहीं, सारे चीफ़ मिनिस्टर को कहा गया कि आप अपने अपने सूबों में रहें। मैंने थोड़ी सी बात उधर करने की कोशिश की कि, और ये आज मैंने क्या NEC की मीटिंग में भी बात की कि जब कल प्राइम मिनिस्टर साहब जो 40-50 पता नहीं कितने मेंबर हैं वफाकी काबीना के, उनकी मीटिंग कर सकते हैं, और सुना है 7 घंटे की मीटिंग कल हुई थी। तो नेशनल इकनॉमिक काउंसिल जो कि एक आईनी, जिसकी मीटिंग, कैबिनेट भी आईनी इदारा है, लेकिन कैबिनेट की मीटिंग के बारे में आइन में कोई जिक्र नहीं है, वो रूल्स ऑफ बिजनेस में होता है फिर कि जी कैबिनेट की मीटिंग करनी है। नेशनल इकनॉमिक काउंसिल की मीटिंग आइन में लिखा है कि साल में 2 बार, कम से कम 2 बार होनी है। तो मैंने कहा जब वो 40-50 लोगों की मीटिंग हो सकती है तो ये 13 लोग हैं इसमें NEC में, 8 सूबों से होते हैं, हर सूबे से 2, 4 प्राइम मिनिस्टर के नॉमिनी होते हैं और एक प्राइम मिनिस्टर साहब खुद उसको हेड करते हैं। 13 लोगों की ये बॉडी है। तो ये 13 लोग क्यों नहीं मिल सकते? मैंने कोशिश की, इंसिस्ट किया कि जी मैं इस्लामाबाद आना चाहता हूँ। एक और सूबे के चीफ मिनिस्टर भी चाह रहे थे कि इस्लामाबाद में ही हम जाएँ, मीटिंग हो, लेकिन हमें बड़ा क्लियरली ये मैसेज दिया गया कि नहीं, आप इस्लामाबाद नहीं आए। अगर आप आ भी गए, ये बिल्कुल मैसेज इस तरीके से मिला था, आ भी गए तो हम आपको वीडियो लिंक पे लेंगे, आप जहाँ पे भी हों, अपने सिंध हाउस में बैठे हों, किसी होटल से आप कनेक्ट करें, रोड पे बैठ के कनेक्ट करें, हम आपको आने नहीं देंगे इस मीटिंग के अंदर। ये मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से बिल्कुल इसी तरीके से जिक्र किया। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा जी मेरी ऐसी कोई डायरेक्शन नहीं थी। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को कसूरवार नहीं ठहराता, लेकिन ये जो लोग गाइड कर रहे हैं वज़ीर आज़म को, उनको तो पता होना चाहिए कि जी ऐसे नहीं कर सकते आप। एक आईनी मीटिंग साल में 2 बार होनी होती है कम से कम, पहली बार साल में हो रही है। मुझे उम्मीद है 30 जून से पहले शायद एक और मीटिंग बुला लें, लेकिन मुश्किल है। उस मीटिंग में सूबाई चीफ मिनिस्टर्स को कहा गया कि आप अपने अपने सूबों में रहें। कैबिनेट मीटिंग में जहाँ 50 लोग होते हैं, आज मैंने जब ये जिक्र किया तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा नहीं जी, हमने कैबिनेट मीटिंग भी 2 जगह की थी, यानी आधे लोग एक जगह मौजूद थे, आधे लोग दूसरी जगह। मैंने कहा वो तो 50 है ना, ये तो 13 लोग हैं। 13 लोग तो एक कमरे में बैठ सकते हैं, और ठीक है अगर कोई सपोर्ट स्टाफ चाहिए वो किसी और कमरे में बैठ जाए, किसी और जगह पे वीडियो लिंक से आ जाए, लेकिन जो ऑफिशियल मेंबर्स हैं, जो आइन में जिनका जिक्र है, वो तो आने चाहिए थे। तो खैर ये मैंने पहला एतराज़ और अपना शिकायत प्राइम मिनिस्टर साहब को की। प्राइम मिनिस्टर उन्होंने कहा कि जी मैं ख़ुद चाहता हूँ कि ये फ़ेस टू फेस हो, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह ताला फ़ेस टू फेस आगे करेंगे। लेकिन आज की मीटिंग तो मैं उस वक्त तो उड़ के जा नहीं सकता था इस्लामाबाद, जब उन्होंने कहा कि नहीं आप आ सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा देर हो गई थी तब तक। मीटिंग के 6 एजेंडा आइटम थे, में से मैं सिर्फ 2 का जिक्र करूँगा, बाकी इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे। एक एजेंडा आइटम होता है जो हर साल होता है। एक तो ये NEC है क्या चीज़, नेशनल इकनॉमिक काउंसिल एक एडवाइजरी बॉडी है आईनी,
और इसमें लिखा है कि नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल वफाक को और सूबों को अपने इकोनॉमिक फाइनेंशियल डेवलपमेंट के बारे में एडवाइस करेगी। अच्छा, उस एडवाइस पे फिर सूबे, वो कोई पाबंद नहीं है वफाक या सूबे, एनईसी की एडवाइस पे वो सूबे अपना बजट बनाते हैं और सब कुछ। मैंने दूसरा इतराज़ यही था कि प्राइम मिनिस्टर साहब, मैंने सुना है 12 तारीख को आप बजट दे रहे हैं, 4-5 दिन में हम भी बजट देंगे अपना, तो ये हम क्यों, आप 2 दिन पहले कर रहे हैं मीटिंग, वो क्यों करें ना, वो क्यों करें 2 दिन पहले क्या एडवाइस आप देंगे? और क्या, हमारी तो सारी तैयारी हो गई है, आपकी भी तैयारी हो गई है, तो एनईसी को एक मजाक ना बनाया जाए। एनईसी का मेरा ये ख्याल है कि ये फरवरी मार्च में ये वाली मीटिंग होनी चाहिए, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस बात पे एग्री किया, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि अब हम कम अज़ कम 2 मीटिंग्स करेंगे, वो तो खैर आईनी रिक्वायरमेंट है, और ये भी एग्री किया कि जल्दी करनी है। मैं फिर से एक बार शुक्रगुजार हूँ प्राइम मिनिस्टर का कि ये चीज़ें बतानी पड़ रही हैं, और वो बताने के बाद वो एटलीस्ट मीटिंग में मान जाते हैं, और उन्होंने वो कहा है। तो 2 जो आइटम डिस्कस होते हैं, एक कहते हैं हम एनुअल प्लान, जो 2019-20 का तो पिछले साल दिए गए थे, अब 2020-21 का दिया गया। एनुअल प्लान में होते हैं इकॉनमी के ग्रोथ नंबर्स, कि भाई ये जीडीपी कितने % से बढ़ेगी, जो अंदाज़ा है, एग्रीकल्चर सेक्टर कितना बढ़ेगा, इंडस्ट्रियल सेक्टर कितना बढ़ेगा, और उसको बताने का मकसद ये होता है कि ताकि सूबे और वफाक बताए कि जी इकॉनमी इस तरीके से ग्रो कर रही है, आप इस तरीके से अपने खर्चे करें और बजट बनाएं। वो पहले जब आइटम आया तो हमें बताया गया कि 2019-20 का टारगेट जो था वो था 4%, और वो होगा -0.4%, यानी ये जो ये साल है, ये पब्लिक भी हुई है, डॉक्यूमेंट कोई नई चीज़ नहीं है। इसमें मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि पिछले साल जो टारगेट था, ये 19-20 नहीं, 18-19, मैंने आज ये रेस किया था मीटिंग में, इसलिए बता रहा हूँ। 2018-19 का टारगेट रखा था 6.2%, इसलिए कि उससे एक साल पहले 2017-18 में जीडीपी ग्रोथ थी 5.7% के करीब। 18-19 में रखी थी 6.2%। अगस्त 2018 में नई हुकूमतें आ गई। जब पिछले साल मई में मीटिंग हुई थी तो बताया गया कि जी हम बहुत मुश्किलात में थे, पिछली हुकूमतें तबाही मचा गई, जो भी एक तरीके, जो एक स्टैंडर्ड एक है बात, और इसलिए अगले साल जो 2018-19 है उसकी ग्रोथ है 3.3%, यानी जो 6.2% की थी 3.3, किताबों में वो लिखी गई। लेकिन ड्यूरिंग द ईयर, अभी से 2 महीने पहले पता चला, 1.5-2 महीने पहले, कि वो 2018-19 की थी, वो असल में 1.9% थी ग्रोथ। अच्छा, होता है फ़र्क, इसलिए कि वो एस्टिमेट्स होते हैं ना, 3.3 की, चलिए वो शायद 3.2 हो सकती है, 3.4 भी हो सकती है। इतना बड़ा डिफरेंस पहले कभी नहीं आया, पहले कभी भी नहीं आया, ये मैंने पॉइंट आउट किया। खैर, फिर वही बातें की गई कि हमारी मईशत, हमने बड़ी बुरी हाल में थी, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट ये था जो स्टैंडर्ड, लेकिन मतलब आपको पूरा साल गुजर जाता है, मई के महीने में पूरे साल की ग्रोथ जो है, आप इतनी गलत एस्टिमेट्स लगाते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि जो आपके अभी के एस्टिमेट हैं कि 4% की जगह पे -0.4% होगी, ये दुरुस्त है कि नहीं है प्लीज़, इसलिए कि इस पर हम अपना बजट बनाएंगे, वफाक बनाएगी। मैंने कहा कि ये सारा के सारा जो गलत एस्टिमेट्स है उसका नुकसान वफाक को भी होता है और सूबों को भी होता है, तो हमें एस्टिमेट्स तो जो रिस्पॉन्सिबल है वो सही बनाएं। इस पे मैंने फिर इनसे कहा कि मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ये जून 2020 में, और मैंने मीटिंग में बताई, जो कहा गया है कि इस साल की ये ग्रोथ नंबर्स साउथ एशिया में क्या होंगे, ये वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है, उसमें मैं अब दूसरे मुल्कों की नहीं बताता, खामखा वो लंबी हो जाएगी मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस। बताया गया है कि पाकिस्तान की -2.6% होगी ग्रोथ, यानी 2.6% मनफी,
जहाँ इधर -0.4% की जगह पे -2.6% होगी। अब ये वर्ल्ड बैंक कर रहा है, इस पर मुझे जवाब ये मिला कि जी वर्ल्ड बैंक भी वही डेटा इस्तेमाल करता है, हम ही डेटा देते हैं। मैंने कहा फिर डेटा अगर वही है फिर तो और तशवीश की बात है। तशवीश की बात है, हो सकता है मेरे को वर्ल्ड बैंक कोई ये नहीं है कि उनके पास कोई बेहतर तरीका है करने का, हमारे पास भी होना चाहिए, हमारे पास भी वही, ये कोई रॉकेट साइंस अब रही नहीं ये चीज़ें, ये नंबर्स देना। दैट मीन्स वो कह रहे हैं एजम्पशंस पे फ़र्क पड़ता है। मैंने कहा तो आपके लोग, इसलिए कि पिछले साल आपकी एक बड़ा मसला हुआ है, जो 3.3% आपने की थी वो एक्चुअली 1.9% थी। तो इस वक्त भी मेहरबानी करके हम, चाहे वो -0., देखें कोविड की बात है, इश्यूज़ हैं, हम सब जानते हैं, लेकिन कहानी दुरुस्त बताएं कि ये ग्रोथ अगले साल की होगी, सॉरी इस साल की एंड ऑफ द ईयर होगी क्या। तो पहला तो मेरा यही सवाल था कि ये -2.6% वो बता रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं जी हमारा नंबर ठीक है। मैंने उस मीटिंग में कहा है कि जी हमारी रिजर्वेशन ज़रूर नोट कर लें कि हमें भरोसा नहीं है इन नंबर्स पे। अब हम क्या करें जी, भरोसा नहीं, लेकिन नंबर्स तो हमने वही अडॉप्ट करने पड़ेंगे जो NEC या वो इदारा हमें फेडरल गवर्नमेंट बताती है। अब आ जाएं अगले साल पे। अगले साल के लिए हमें बताया गया कि मैं ये नंबर्स दे दूं, हाँ जी, अगले साल के लिए हमें कहा गया है कि हमारी ग्रोथ होगी 2.1%, 2.1% प्लस। अगेन जो ये वर्ल्ड बैंक की स्टडी है वो बता रही है -0.2%। जो ये स्टडी मुझे मिली थी ये जून, और है भी रिसेंट, जून 2020 की है। मैंने ये भी बताया कि जी ये है, और ये हम जो भी प्लान करें जो इकॉनमी, इसलिए कि जैसे इकॉनमी ग्रो करेगी, फॉर एग्जांपल हम एक सेल्स टैक्स ऑन सर्विस कलेक्ट करते हैं, सर्विस ग्रोथ एक नंबर बताया होगा, मैं डिटेल में नहीं जाता। अगर वो आप ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं तो हमारे टैक्स के नंबर गलत आ जाएंगे। टैक्स के नंबर गलत आएंगे तो हम जो आवाम से कहते हैं कि जी हम ये काम करेंगे, उसमें हम पीछे रह जाते हैं। तो ये पहली जो एजेंडा आइटम था, उस पर मेरी सख्त रिजर्वेशंस थी, और मैंने इनसे कहा कि ये प्लीज़ रिजर्वेशंस आप नोट करें। एक और चीज़ मैंने ये कही, उधर ही बताया गया था कि हमारी टैक्स कलेक्शन जो है ओवरऑल टोटल रेवेन्यू वो तकरीबन 31% ज़्यादा है पिछले साल से, 30.9% बताए। लेकिन उन्होंने क्लियर कर दिया कि इसमें ज़्यादा इसलिए है कि हमारी नॉन टैक्स रेवेन्यूज़, टैक्स रेवेन्यूज़ FBR कलेक्ट करता है जिसमें सूबों को हिस्सा मिलता है, नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ हमारे ज़्यादा हैं। और वो ज़्यादा इसलिए कि उन्होंने कोई सेलुलर कंपनी लाइसेंसेस को इशू किए थे, खैर उसमें नहीं जाते। जहाँ तक सूबों का ताल्लुक है, 9 महीने में 13.7% टैक्स की शरह में, सॉरी FBR के टैक्सेस में जो है इजाफा हुआ था। लेकिन साल के आखिर में जो ये नंबर है, मैं आपको बता दूं, जो लेटेस्ट नंबर है मेरे पास 11 मई, इस वक्त तक 3.5 अरब रुपए की, सॉरी 3.5 ट्रिलियन, 3,526 अरब रुपए के करीब FBR ने कलेक्ट किया है। टारगेट क्या था आप सबको याद होगा, 5.5 ट्रिलियन, 5.55 ट्रिलियन एक्चुअली। और मैंने मीटिंग में ये कहा कि अभी तक हमें रिवाइज्ड नंबर कलेक्शन का नहीं, हमें हमें इन्होंने कहा था कि 835 अरब रुपए देंगे, और अब रिवाइज नंबर्स में कहा गया है 606 अरब देंगे, यानी 200 और कितने हो गए, 29 अरब के करीब कम मिलेंगे सूबा सिंध को। फेडरल टैक्स के नंबर्स तो पता है, ये चीज़ मैं कई बार कह चुका हूँ, पहली बार पाकिस्तान की हिस्ट्री में हुआ था कि 2018-19 में पिछले साल से टैक्स कलेक्शन कम हुई थी। आपको याद होगा, कई बार मैं कह चुका हूँ, ये तो डॉक्यूमेंटेड नंबर है ना। मुझे लग रहा है ये दूसरी बार होगा कि शायद हमारी टैक्स कलेक्शन पिछले साल से कम नहीं हुई तो मार्जिनली शायद ज़्यादा हो। अब ये 2 साल कैसे हम, लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं, और अगर ये परफॉर्म नहीं करेंगे, कोविड ठीक है जी, कोविड आया, उससे बहुत फ़र्क पड़ा, हम मानते हैं कि इससे ऐसी बात नहीं है कि फ़र्क नहीं पड़ा है,
लेकिन मार्च तक तो कोविड नहीं था ना, ये तो अप्रैल मई जून आखिरी क्वार्टर में इसका इफेक्ट हुआ होगा। वो टारगेट्स पहले भी पूरे नहीं हो रहे थे, और अब बहाना मिल गया हर चीज़ पे, ब्लेम इट ऑन कोविड, जो चीज़ भी है जो नहीं कर सके। तो ये इश्यूज भी मैंने रेज़ किए कि आपके टैक्स कलेक्शंस पिछले साल भी कम थी और इस साल भी कम हो रही हैं। अच्छा जी, अब आ जाएं पीएचडीपी पे। पीएचडीपी का डॉक्यूमेंट देख के, इसलिए कि मेरे पास पहले ये डॉक्यूमेंट कल आया था, परसों आया था, कल मैंने उस पर एक मीटिंग की थी, आज उस डॉक्यूमेंट को बदल दिया गया। निसार खोड़ो साहब ने, एक इससे पहले होती है एनुअल प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी एपीसीसी, सूबा सिंध में निसार साहब रिप्रेजेंट करते हैं सूबा सिंध को इस कमेटी की मीटिंग में, और उन्होंने रेस की थी काफ़ी चीज़ें कि जी आपने बहुत हमारे साथ ज़्यादती की है, और उसके बाद ख़त वत भी लिखे गए उनको। तो आज उन्होंने कुछ स्कीमें ऐड करके नया पीएचडीपी दे दिया। अच्छा, ये आज सुबह मिला मुझे, मीटिंग 11 बजे थी, 12 बजे थी, सुबह 10 बजे ये डॉक्यूमेंट मुझे मिला। मैंने जितनी देर थी देख सका, अब इतनी देर में आदमी क्या देख सकता है, लेकिन इसके अंदर जो मैंने ग्लेयरिंग मिस्टेक्स देखी, मुझे अजब लगा कि यार ये क्या हो रहा है, इसलिए मैंने कहा ये बताना जरूरी है। इसमें जो डिस्क्रिपेंसीज थी, समझ नहीं आती कौन बना रहा है ये चीज़ें, मसला कहाँ है। अब मैं आपको बताता हूँ। एक तो मेरा सबसे पहला एतराज़ था, हर सूबे को दिए जाते हैं पैसे जो कि उस सूबे की एजेंसीज या फेडरल गवर्नमेंट एजेंसीज उनमें खर्चा करती है। यानी अगर काम है सुई गैस का, तो सुई गैस काम करेगी, बिजली का काम है तो जो है हेस्को या सेप्को या जो फेडरल गवर्नमेंट की एजेंसीज है वो काम करती हैं। अगर कोई पानी का इशू है तो उसमें वापडा भी करती है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी करती है, दोनों को हिस्टोरिकली दिए जाते हैं। सिंध के साथ अलग से एक चीज़ कर दी गई कि एक कैबिनेट डिवीज़न कोई एग्जीक्यूटिंग एजेंसी नहीं है, आप सबको पता है। कैबिनेट डिवीज़न का काम है ये मीटिंग्स करना, कैबिनेट की एनईसी की मीटिंग कराना। कैबिनेट डिवीज़न में कोई 20-22 के करीब प्रोजेक्ट हैं, 2 इस्लामाबाद के हैं, 20 सिंध के हैं। खुशी तो बहुत है सिंध के प्रोजेक्ट डाले, ये नए डाले इन्होंने, कल तक नहीं थे, ये नए डाले इन्होंने। 20 प्रोजेक्ट सिंध के, खुशी बहुत है सिंध के प्रोजेक्ट, और मैंने शुक्रिया भी अदा किया। बाद में मुझ पर कुछ तनकीद की गई कि आपको अच्छे नहीं लगते तो हमारे सूबों को दे दें। मैंने कहा मैं तो 10 बार शुक्रिया अदा कर चुका हूँ, लेकिन आप सिंध को इस्लामाबाद ना समझें। बाकी आप वापडा से काम कराएं, आप सुई गैस से काम कराएं, आप पाक PWD से काम कराएं, हमें कोई इतराज़ नहीं है। जो फेडरल इदारे, आप 100 बिस्मिल्लाह, ये 20 क्यों आप 200 स्कीमें डालें सिंध में, मुझे तो बहुत खुशी होगी। लेकिन आप सिंध को एक SIDCL के नाम से कंपनी बना के, मैंने कहा क्या पंजाब सिंध क्या है, सिंध इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, मैंने कहा क्या PIDCL है, क्या BIDCL है, क्या KPIDCL है? नहीं, सिर्फ सिंध के लिए SIDCL बना दी गई। इसकी उन्होंने फिर कहा कि जी ये तो पिछली हुकूमत ने किया था, बिल्कुल पिछली हुकूमत ने किया था, KIDCL बनाई थी। उस वक्त मैं इसकी हिस्ट्री भी प्राइम मिनिस्टर साहब को बताई कि 2015 में उस वक्त के वज़ीर आज़म कराची आया और उन्होंने कहा मैं कराची को एक तोहफ़ा देना चाहता हूँ, और ग्रीन लाइन का तोहफ़ा दिया। और होना तो यही चाहिए था कि हमारा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट उसको बनाता। उन्होंने कहा नहीं कि हम खुद बनाएंगे। हमने कहा ठीक है, हमने कोई इतराज़ नहीं किया कि आप बनाए, एक मेगा प्रोजेक्ट है, सिंध को फ़ायदा होगा। उस पर उन्होंने एक कंपनी KIDCL बना ली। अब उसको SIDCL बना, उसके जो काम है मैं आपको बताता हूँ, जो उससे काम ले रहे हैं वो मैं आपको अभी बताऊँगा, जो कल मुझे नए नए आज सुबह पता चले नए नए डाले गए। तो सबसे पहला तो मेरा इतराज़ ये था कि आप सिंध को, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, ये कॉलोनी ना समझे इस्लामाबाद की कि उधर से चलाएंगे। और जब मैंने कहा कि काम नाकस हो रहा है तो वज़ीर आज़म ने मुझे कहा आप नैब चले जाएं। शायद वो ऑप्शन हम करें, इसलिए कि मैं बताऊंगा क्यों नैब जाना चाहते हैं, क्यों ऐसी चीज़ बनती है। प्राइम मिनिस्टर साहब का ख्याल है हम जा भी सकते हैं, वो कोई रिपोर्ट कर भी सकते हैं, रिपोर्ट उनको, या नैब खुद भी, वैसे तो नैब खुद ही नोटिस ले लेती है, शायद इन चीज़ों का नोटिस ले। मैं बता रहा हूँ आपको, हमारी तो हर चीज़ का नोटिस ले लिए जाते हैं। हम जब बुलाते हैं कोशिश करते हैं टाइम पे पहुँच जाए और जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू वो पेश करें।
हाँ जी, सबसे पहली जो क्लियरिंग में, और ये दोनों, अच्छा ये दोनों डॉक्यूमेंट्स वेबसाइट पे इनके मौजूद हैं। ये नए वाला अब आ जाएगा, पुराना वाला मौजूद है, और नया वाला आज ही दिया है तो अब वो भी आ जाएगा। जनाब, ग्रीन लाइन बस ट्रांजिट सिस्टम, ये 2017 का अप्रूव हुआ हुआ प्रोजेक्ट है, यानी पिछली हुकूमत का। इसकी टोटल अखराज जो इस पे इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो 24.6 बिलियन, 24.6 अरब रुपए। जून 2019 यानी आज से एक साल पहले, जब मई में हम बैठे थे, और ये आज तक इनकी वेबसाइट पे मौजूद है डॉक्यूमेंट, कहा गया कि इस स्कीम पे 21.16 अरब रुपए खर्च हुए, यानी 24.2 में से 6 में से 21.2 तकरीबन, और बाकी 3.4 बिलियन थ्रो फॉरवर्ड था, यानी बच गए थे, और 2 अरब रुपए इन्होंने रखे थे कि इस साल SIDC सॉरी ये ग्रीन लाइन पे खर्च करेंगे। करें यार, ये अच्छी बात है। इस दफ़े जब मैंने ये नंबर देखा तो पिछले साल क्या कहा था उन्होंने, 21.2 अरब खर्च कर चुके हैं हम जून 2019 तक, 30 जून 2019 तक। अब लिखा हुआ मेरे पास आ रहा है, और ये मैंने पॉइंट आउट किया कि 30 जून 2020 तक 19.5 अरब रुपए खर्च किए, यानी पिछले साल जो बताए थे पैसे उससे 1.66 अरब रुपए, 1.66 बनता है ना, 1.66 बिलियन कम। तो मैंने कहा, मैंने, और ये लफ्ज़ थे, मैंने कहा प्राइम मिनिस्टर साहब, और सारी मीटिंग को मैंने एड्रेस किया कि ये पहली बार मैंने देखा है कि किसी प्रोजेक्ट में पिछले साल से कम, लेकिन हो सकता है कि आपने कोई बड़ी चोरी पकड़ी हो, ठेकेदार से पैसे वापस लिए हो सकता है, अच्छी बात है। अगर ये तो फिर तो ये बनता है नैब का केस ना, कि ओवर पेमेंट हो गई है और वापस लिए पैसे। अदरवाइज तो मुझे समझ नहीं आती कि ये है क्या। पहला ये था जनाब। दूसरा एक स्कीम है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। स्कीम नंबर 20 है, इम्प्रूवमेंट रिहेबिलिटेशन ऑफ डिफरेंट रोड्स स्ट्रीट्स इंक्लूडिंग वाटर एंड सीवरेज सिस्टम इन वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स अंडर KMC। ठीक है जी, ये स्कीम नहीं है हमारे ऊपर। तो मुझे ताज़ा भी बुलाया गया था नैब में कि आउटसाइड बजट आप ले आए स्कीम। ये आउटसाइड बजट स्कीम थी, इसलिए पिछले साल 2019-20 में इसका जिक्र नहीं है। 2020-21 में लिखा गया, और फिर लिखा है कि ये स्कीम अप्रूव हुई। DDWP होती है डिपार्टमेंट डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी, यानी कैबिनेट डिवीजन के डिपार्टमेंट सेक्रेटरी ने, उनके अंडर में ये स्कीम आती है। अप्रूव की ये स्कीम 13 मार्च 2020 को, आज से तकरीबन 2.5 महीने पहले। बहुत अच्छी बात है यार, चलो इसी बहाने स्कीम तो पता नहीं क्या है, इम्प्रूवमेंट रिहेबिलिटेशन ऑफ डिफरेंट रोड्स स्ट्रीट्स इंक्लूडिंग वाटर। स्कीम की कॉस्ट क्या है? 1011 बिलियन, यानी 1 मिलियन, यानी 1 बिलियन और 11 मिलियन रुपए, 1 अरब 11 मिलियन रुपए। कब अप्रूव हुई? 13 मार्च 2020 को। अब स्कीम अप्रूव होती है, उसके बाद उसका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल निकलता है, फिर वो डिपार्टमेंट में जाता है, फिर उस पर पैसे रिलीज़ होते हैं। पैसे रिलीज़ होने के बाद उसका टेंडर होता है। ये नॉर्मल प्रोसीजर है ना, ये सब आप लोगों को भी कहा पे, तो उसका टेंडर होता है। टेंडर में कम से कम 15 दिन दिए जाते हैं, और टेंडर में 15 दिन दिए जाने के बाद जब अवार्ड होता है उसमें कम से कम 15 दिन लगे, जितना भी तेज़ आदमी चाहे लग जाता है। ये तो 1.5 महीने का काम तो डेफिनेटली है जनाब। 1.011 बिलियन, यानी 1 अरब 11 मिलियन रुपए में से 1 अरब रुपया खर्च हो गया इस स्कीम पे। जून 30 2020 को 1 अरब रुपया, जो कि स्कीम मौजूद नहीं थी बजट में पहले, और 13 मार्च 2020 को अप्रूव हुई। 3.5 महीने में ये कहते हैं, इस ये लिखा है एक्सपेंडिचर अप टू 36/2020। अंग्रेजी में इसका यही मतलब है ना कि खर्चा हो गया 30 जून 2020 तक। अब मुझे बताएं इसको मैं क्या कहूँ। मैंने ये पॉइंट आउट किया, जवाब कोई नहीं। नैब में चले जाओ, लेकिन नैब में जाएंगे तो कुछ नहीं होगा ना, पता है नैब कुछ नहीं नोटिस लेगी। ये क्लियरिंग में। अब आगे चले, एक और स्कीम इन्होंने
पिछली बार भी दी थी, इस साल भी है। ये तो नई स्कीम है ना, मैंने बताया 20 नंबर पर। 21 नंबर स्कीम जो है वो थी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ मंगोपीर रोड फ्रॉम जाम चाकरो टू बनारस कराची। ये भी SIDCL बना रही है। इस स्कीम को भी पिछली हुकूमत ने अप्रूव किया था, इस हुकूमत ने नहीं किया था। मेरा एतराज़ था पिछली गवर्नमेंट के साथ, उन्होंने आखिरी दिनों में ये 25 अरब रुपए की एक प्रोजेक्ट्स बना के और की थी। वो एतराज़ था कि भाई ये आपका काम नहीं है, ये रोड बनाने हैं या कुछ करना है, अगर आपने इन्वेस्ट करना है आप दें, सिंध हुकूमत करे, चले आप कर रहे हैं। उन्होंने कहा ये बड़ा रोड है, मेगा प्रोजेक्ट हम करेंगे। इसकी कीमत थी 2.44 अरब रुपए। पिछले साल तक इस पर 1.376 बिलियन खर्च हो चुका था। बाकी 1064 बिलियन यानी 1 अरब 64 मिलियन रुपए रह गए थे। पूरे के पूरे पैसे रखे गए थे। मैं बड़ा खुश था, चलो यार पूरे पैसे, ये पिछले साल की बात है, मई 2019 की बात है। पूरे पैसे रखें, हमें कुछ पता नहीं, हमें बताते नहीं है। सूबाई हुकूमत को बिल्कुल लूप में नहीं रखते इन स्कीम्स के लिए। एक 1064 मिलियन में यानी 1 अरब 64 मिलियन में से खर्च कितने हुए इस साल? 192 मिलियन रुपए। 1 अरब रुपए रखे गए, 1 अरब 64 मिलियन, और 192 मिलियन यानी तकरीबन 19%, 18% पैसा खर्च हुआ। ये बड़ी कराची के लिए शायद कोरोना का मसला है ना भाई, क्या करें। ये तो पिछले, मैंने तो कई बार सुना था कि प्राइम मिनिस्टर आज आए या कल आए इनका इफ्तिताह करने स्कीमों का। ये हमने सुना था ना कि प्राइम मिनिस्टर आ रहे, परसों आ रहे, कल आ रहे, इस इतवार को आ रहे, लेकिन ये पोजीशन ग्राउंड की है। अगली स्कीम रिकंस्ट्रक्शन ऑफ निश्तर रोड एंड मंगोपीर रोड, 1.9 बिलियन की स्कीम। इस स्कीम में 781, अगेन ये पिछले गवर्नमेंट की स्कीम है, इस गवर्नमेंट की नहीं है। पिछले गवर्नमेंट में 15 जनवरी 2018 को अप्रूव हो गई थी, और पिछले साल तक यानी जून 30 2019 तक 781 मिलियन इस पर खर्च हुए थे। बाकी बचते थे 1118 मिलियन, पूरे के पूरे रखे हुए थे। फिर मैं खुश था कि यार चलो कराची के लिए, मेरे सूबे के लिए एक और अच्छा रोड बन जाए कि लोगों को फ़ायदा होगा, कोई इसमें बुरी बात नहीं है। एतराज़ मुझे अपनी जगह पे है कि ये फेडरल गवर्नमेंट का काम इन स्कीमों का नहीं है। वो बिजली दें, इरिगेशन का, हमने वो भी बताऊंगा आपको। उस स्कीम पे खर्च कितना होता है? 119 मिलियन, यानी 1118 मिलियन रखने के बाद 119 तकरीबन 10-11% पूरे साल में, और ये फिर अब अगले साल भी चलेगी। उधर 2 महीने में 1 अरब खर्च कर दिया, ये जो लिखा हुआ है 2 महीने 1.5 महीने में 1 अरब खर्च कर दिया। इधर क्यों नहीं कर सकते भाई? और ये मैं कई बार कह चुका हूँ, मैं गया था उधर कि ये रोड ख़राब पड़ा है, लोगों को तकलीफ हो रही है, रोड कंप्लीट कर खोद के चले गए हैं और बस आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है। जनाब एक और मज़ेदार स्कीम, इसका नाम है रिहेबिलिटेशन अपग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग फायर फाइटिंग सिस्टम ऑफ KMC कराची। बड़ी अच्छी स्कीम है। कब अप्रूव हुई? 29 मार्च 2018, यानी पिछली हुकूमत के ज़माने में। 1.876 बिलियन, 1876 मिलियन की स्कीम। पिछले साल तक इस पे 1021 मिलियन खर्च हो चुके थे, पिछले साल तक यानी जून 2019। 855 मिलियन बाकी थे, 855 मिलियन रखे गए थे। खर्च कितने हुए? 313 मिलियन। तो मैं इसमें भी खुश, 313 मिलियन 800, चलो कम से कम 40% बनता है तकरीबन। ये तो हुआ। मैंने कहा ये तो अच्छी बात है। मैंने फ़ोन उठाया और म्यूनिसिपल कमिश्नर से पूछा कि यार ये तुम लोग शोर मचाते हो, ये तकरीबन 1.5 अरब रुपए, बाकी तो पैसे मिल गए आपको, 1.5 अरब रुपए खर्च हो चुके हैं आपकी फायर फाइटिंग सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए। और ये तो कितने फायर इंजन आए ये उन्होंने कहा नहीं, ऑब्वियसली उन्हीं, मैं आपको कह रहा हूँ, उन्होंने कहा कुछ नहीं है। मैंने कहा मैं आपको कह रहा हूँ एक पहिया भी नहीं दिया किसी फायर इंजन का। पिछले साल जून 2019 तक 1021 मिलियन खर्च हो चुके हैं, 313 मिलियन इस साल खर्च हुए है, कुछ भी नहीं ग्राउंड पे। मतलब ये कब देंगे ये सारी चीज़ें? ये बातें बहुत कर रहे हैं, लेकिन ये ग्राउंड पे ये पोजीशन है।
ये तो थी स्कीमें। इसके अलावा दो और स्कीमें थी जो इन्होंने पिछले एक कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड ओवर मलीर बंद फ्रॉम दादाबाई टाउन टू एक्सप्रेस वे अप टू लिमिट्स ऑफ PNS मेहरान, 44 मिलियन की स्कीम थी। और ये स्कीम इस साल भी रखी हुई है, मतलब पिछले साल रखी थी, और सॉरी ये मलीर बंद, हाँ पिछले साल रखी थी, अनअप्रूव्ड थी, इस साल दोबारा रखी हुई है। पैसा 1 रुपया भी खर्च नहीं किया इस पर, शुरू नहीं हुई। अभी एक इधर लिखा हुआ है कि 11 नवंबर 2019 को अप्रूव हो गई। तो इसको अप्रूव हुए भी कोरोना से 4 महीने पहले अप्रूव हो गई थी, खर्चा 1 रुपया भी नहीं हुआ, लेकिन उस पर 1 अरब रुपया खर्च हो गया। है छोटी सी स्कीम, 44 मिलियन, 4 करोड़ 40 लाख की स्कीम है। मेरे ख्याल 15 दिन की में आदमी घुमा सकता है इस टाइप की स्कीम को, अगर अच्छा कॉन्ट्रैक्टर हो और ध्यान से दिया जाए। 1 रुपया भी खर्च नहीं हो, दूसरी तरफ 1 अरब रुपया वेरियस स्ट्रीट्स और वाटर सप्लाई लाइन, और ये हो गया खर्च। जनाब अब इन्होंने कुछ नई स्कीमें, जैसे मैंने कहा ना, बड़ी मेहरबानी की कराची पे, और बहुत सारी, एक और भी एक कंस्ट्रक्शन ऑफ इंटरचेंज ओवर मलीर रिंग रोड M9, ये पिछले साल भी थी, आपको मैंने याद होगा। पिछले साल अनअप्रूव थी, 1.4 अरब रुपये इसका एस्टिमेट किया था। अब इसको इन्होंने 14/5/2020 तकरीबन महीना पहले अप्रूव किया है 1.8 अरब रुपये में। अभी खर्चा कोई नहीं हुआ इस साल, पूरे पैसे नहीं रखे, 500 मिलियन रखे। उम्मीद है कि कुछ होगा काम, लेकिन ये पिछले साल की अप्रूव स्कीम है। इस साल इन्होंने मेहरबानी की, मैं गिन तो नहीं सकता इसलिए काफ़ी, 10-12 स्कीमें जो उन्होंने नहीं डाल दी हैं, और ये पिछले 24 घंटे में डाली हैं, पहले नहीं थी। आज से 2 दिन पहले जब APCC की मीटिंग हुई थी, ये नहीं थी। अब इसका मैं आपको ज़रा सिर्फ बताता हूँ कि नॉमेनक्लेचर में पढ़ लेता हूँ, और फिर मैं आप मुझे बताएं कि ये क्या है चीज़ें। एक स्कीम है डेवलपमेंट स्कीम अंडर प्राइम मिनिस्टर्स प्रोग्राम इन सिंध, हैदराबाद एंड मीरपुर खास डिवीज़न। क्या डेवलपमेंट स्कीम, कुछ नहीं पता, सूबाई हुकूमत से शेयर नहीं करेंगे। इसको इन्होंने अप्रूव भी कर दिया है 13/3/2020 को। 1.3 बिलियन की स्कीम है। यार हमें बता तो दे, हो सकता है वही डेवलपमेंट स्कीम हम भी कोई कर रहे हो मीरपुर खास या हैदराबाद डिवीज़न में। दूसरी स्कीम है डेवलपमेंट स्कीम अंडर प्राइम मिनिस्टर्स प्रोग्राम लाड़काना सक्खर एंड शहीद बेनज़ीराबाद, 1.8 अरब रुपये की स्कीम है। मैं वही कह रहा हूँ, हमसे सिर्फ कंसल्ट कर लें। एक तो ये काम नहीं है, प्राइम मिनिस्टर कोई बड़ा हाईवे दे हमें, प्राइम मिनिस्टर कोई हमें लाइनिंग का बड़ा प्रोजेक्ट दे, कोई डैम, बारानी डैम बना के दे जो हमें ज़रूरत है, थर में हमें जो हम बड़ी स्कीम्स कर रहे हैं पानी पहुँचाने की, वो दे। ये क्या है, वेरियस डेवलपमेंट स्कीम्स इन हैदराबाद एंड मीरपुर खास लाड़काना, नाली मोहल्ले की जो है नालियाँ और पे जो क्या होते वो बनाएंगे अब प्राइम मिनिस्टर साहब के डायरेक्टिव्स पे। अब आगे देखें, और भी बड़ी मज़ेदार, एक तो मुझे बड़ी अच्छी लगी थी नाम, हाँ जी ये मिल गई मुझे। इम्प्रूवमेंट रिहेबिलिटेशन ऑफ डिफरेंट रोड्स स्ट्रीट्स इंक्लूडिंग वाटर एंड सीवरेज सिस्टम इन कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ प्रोविंशियल असेंबली एट डिस्ट्रिक्ट ईस्ट कराची। नाम सुने जरा, ये मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। Improvement rehabilitation of different roads, streets, including water, sewage system and constituencies of Provincial Assembly at District East Karachi. Provincial Assembly कौन सी, ये भी नहीं पता। मतलब ये गली के जो है ना, प्राइम मिनिस्टर साहब के प्रोग्राम में, फेडरल PSDP में सिंध को, बलूचिस्तान, मैं बाकी सूबों, अच्छी बात है, मैं तो कहता हूँ और उन सूबों को भी दें, तो बड़े बड़े रोड हैं, तो उन्होंने भी इतराज़ किए हैं कि आप हमें बोलते एक है, बनता कुछ नहीं है। खैर वो अपनी बात वो खुद करेंगे, लेकिन आप हमें कोई बड़ा रोड दें, कोई बड़ी स्कीम दें, कोई बड़ा अस्पताल बना के दें, मतलब जो आपने करना ही है। अगर आप ये वेरियस, ये किसके लिए कर रहे हैं आप? ये 217 मिलियन की स्कीम है कि MPA कॉन्स्टिट्यूंसी, कौन सा MPA मुझे नहीं पता, MPA कॉन्स्टिट्यूंसी है। मैंने तो सुना था, और मैंने सुना क्या था, मुझे पता है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि आप किसी MPA को नहीं दे सकते पैसे डायरेक्टली, उनकी स्कीम्स,
और हम नहीं देते। अब स्कीम्स प्रपोज होती है, वो एक प्रोसेस होता है, उसमें जाती है, हो सकता है ये भी प्रोसेस चलता रहा, लेकिन ये तरीका है पीएचडीपी बनाने का और सिंध के साथ इंसाफ करने का। जी मैं ख़त्म कर लूँ फिर मैं आप, ठीक है जी। अच्छा आइए जी आगे चलते हैं। अब ये सारी हैं कोई रिहेबिलिटेशन ऑफ डिफरेंट रोड स्ट्रीट्स इंक्लूडिंग वाटर सीवरेज सिस्टम इन वेरियस यूनियन काउंसिल्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट कराची, वेरियस यूनियन काउंसिल डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कराची, 12 करोड़ की स्कीम है टोटल। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी स्कीमें डाल के दिल खुश किया है, लेकिन ये क्या प्राइम मिनिस्टर का काम है कि ये करे और एसआईडीसीएल के थ्रू करे? इस पे सख्त एतराज है। आपने डेवलपमेंट करनी है तो अच्छी बड़ी स्कीम्स देना। हमने भेजी थी, हमने 7 वाटर सेक्टर में स्कीम्स भेजी थी, वो उन्होंने नहीं की, उनको उन्होंने रद्दी की टोकरी में डाल दिया, उसको कंसिडर भी नहीं किया। बल्कि हमारी जो 2 ऑनगोइंग स्कीम्स थी, बल्कि 3 ऑनगोइंग स्कीम्स फेडरल पीएचडीपी की, वो काट दी। और मैं आपको बताता हूँ कौन सी। एक स्कीम थी, हमने अगेन ये पिछले साल भी नहीं, उससे पिछले साल आखिर में जब हम गए थे तो एक स्कीम इंक्लूड कराई थी कि जो कैनाल आता है, कौन सा कैनाल का नाम क्या है, केबी फीडर, कलरी बगार फीडर जो है, केबी फीडर कोठड़ी बराज से ले आता है पानी, ये अपना झील जो हमारी है, हाँ उसकी लाइनिंग पूरी करनी थी। हमने लाइनिंग की थी और उसकी वजह क्या थी कि हमने कहा कराची को पानी पहुंचाना है और केबी फीडर में अगर उसकी हम लाइनिंग करेंगे तो जो लॉसेस होते हैं वो बचेंगे, तो वो हम किंचर में वो पानी एक्स्ट्रा आएगा और वो हम कराची को पानी प्रोवाइड करेंगे। ये स्कीम 2018-19 में डाली गई थी, 2019-20 में भी मौजूद थी। हम पूरा साल कोशिश करते रहे, कुछ नहीं हुआ। इस साल उन्होंने उसको निकाल दिया, ड्रॉप कर दिया पीएचडीपी से। एक और स्कीम थी मैंने डलवाई थी, हमने डलवाई थी सिंध हुकूमत ने 2018-19 में ही, कि मंछर के लिए फ्रेश वाटर ले जाना। उन्होंने कहा था बड़ी अच्छी स्कीम है, सारों ने बड़ी तारीफें की कि आप अच्छी आइडिया लाए हैं। 19-20 में वो स्कीम मौजूद थी, इस साल उड़ा दी। मतलब हमने तो 7 नई स्कीमें दी थी, उन 7 को तो कंसिडर नहीं किया, ये 2 निकाल दी। तीसरी स्कीम लियारी एक्सप्रेस वे रीसेटलमेंट प्रोजेक्ट की स्कीम है, उसमें कोई 2 अरब रुपए का थ्रो फॉरवर्ड था, इसलिए कि उसमें लोगों को जो पैसे देने हैं और लिटिगेशंस चल रही हैं, वो स्कीम भी निकाल दी है। और मैंने इनको बताया, मतलब जो सिंध हुकूमत प्रपोज करती है, बाकी सूबों से प्रपोजल्स ले रहे हैं, इसलिए पता चल रहा था ना, उधर बता रहे थे कि जी आपकी मेहरबानी, आपने ये स्कीम डाल दी। शिकायत भी थी कि हमने 6 कही थी या हमने 20 कही थी, आपने सिर्फ 18 डाली, 2 नहीं डाली। हमारी तो 7 स्कीम थी, एक भी नहीं स्कीम डाली जो सिंध हुकूमत ने कही है। 3 माइनस कर ली, निकाल ली, स्कीमें डिडक्ट कर ली। इस पूरी किताब में मैं एक एक, उन्होंने ये कहा कि जी आप तो एक एक सेक्टर बात करें। मैंने कहा मैं क्या करूं, मुझे आप बात, ड्यूरिंग द मीटिंग एक और भी बात हुई थी, खैर उसको छोड़ दो, मैं नहीं किया, मैं बता देता हूँ। हमें म्यूट कर दिया गया, ये आप है ना, हम वीडियो कॉन्फ्रेंस में थे, मैं बोलना चाहूँ तो मेरी आवाज़ ही ना जाए, वो कुछ सुने ही ना, मैं इधर ही बोल रहा हूँ। मैंने फिर अपने स्टाफ से कहा कि भाई ये देखो शायद कोई इशू है। कहा गया कि जी नहीं, हमें मना किया गया है कि जब इजाज़त मिलेगी तब आप बोलेंगे, पहले आने से मना इस्लामाबाद, अब बोलने से मना। मैंने ये भी रेस किया प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने, प्राइम मिनिस्टर ने मुझे अश्योर किया है, इसलिए कि मैं उनको कसूर नहीं, उनका स्टाफ पता नहीं शायद उनको कंट्रोल में नहीं है कोई भी चीज़। उन्होंने कहा जी मैंने किसी को मना नहीं किया कि किसी को म्यूट करे, सबको बोलने की इजाज़त है। मैंने कहा प्राइम मिनिस्टर मैं आपको सिर्फ बताना चाहता हूँ, मुझे ये कहा गया है कि जो मेरे स्टाफ को मैसेज आया उनका कि जी ये हुक्म है कि जब इजाज़त मिलेगी तो आपको अनम्यूट करेंगे। ये पोजीशन तक हम पहुंच गए और इस मीटिंग में जो एनईसी है और कई हैं, ये मैं बता रहा हूँ पूरी कम्युनिकेशन डिवीज़न जहाँ रोड बनते हैं। नई स्कीम्स मैंने बताया तकरीबन 91 से शुरू होती हैं 115 तक, ये कितनी हो गई, 15 और 9 24 स्कीमें, एक भी सिंध की नहीं। एक स्कीम या 2 इसमें सिंध का टुकड़ा नज़र आता है, लेकिन वो टुकड़ा इसलिए है, जैसे एक स्कीम लिखी हुई है कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्यूल कैरेज वे फ्रॉम सुई टू कश्मीर। अब सुई से कश्मीर बॉर्डर पे है बलूचिस्तान के,
अच्छी बात है, बलूचिस्तान को और देना चाहिए, लेकिन यार हमें भी तो कुछ दो। पूरी स्कीम, कराची से लाहौर मोटरवे बन गया, हर तरफ से बन गया, सिर्फ क्या नहीं बना, हैदराबाद सक्कर। पैसे कम रखेंगे, ये पब्लिक प्राइवेट, ये बीओटी पे करेंगे, पब्लिक प्राइवेट, हम बहुत एडवांस स्टेज पे, 206 अरब रुपए का बताइए प्रोजेक्ट, बहुत एडवांस स्टेज पे। बाकी तो भाई बन के ख़त्म हो गए, लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये एक जो सिंध का हार्ट है, हैदराबाद से लेके सक्खर तक, वो नहीं बन के दे रहा। और इस साल भी 100 मिलियन रखें उस पर, 10 करोड़। बाकी वो कहते हैं कि हम प्राइवेट सेक्टर से, यानी वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में होगा ना, लेंगे। टोटल कॉस्ट इन्होंने कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 175 अरब रुपये बताई है, फीजिबिलिटी 52 मिलियन, और लैंड और यूटिलिटीज 13.9 बिलियन, टोटल वो 200 बता रहे थे ना अरब रुपए का प्रोजेक्ट, रखे 10 करोड़ है। और कह रहे बाकी प्राइवेट सेक्टर से आएंगे, यूँ बनेगा, बस कोई मसला ही नहीं है। हमें जो काम करना है वो बीओटी से होगा, प्राइवेट सेक्टर से होगा। आपके लिए नई इनोवेटिव मैकेनिज्म्स देख रहे हैं, बाकी से रोड बन जाते। तो एक भी स्कीम नहीं है नई। कम्युनिकेशन में, पावर सेक्टर में मुझे याद है ज़बानी अभी मैं कह के आया हूँ, एक नई स्कीम है। टोटल बहुत सारी स्कीम्स डाली गई हैं, और उस एक नई स्कीम में धाबेजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बिजली के लिए, गैस सेक्टर में भी धाबेजी इकोनॉमिक जोन की गैस के लिए, ये 2 स्कीमें गैस सेक्टर और पावर सेक्टर में डाली गई हैं। उसके अलावा अल्लाह ताला का शुक्र है, सिंध में सब कुछ फेडरल गवर्नमेंट ने दिया हुआ है पहले से, ज़रूरत नहीं है। हम, मैंने बताया कि वाटर सेक्टर में हमने 4 स्कीम्स की बात की, 7 स्कीम्स नहीं दी थी, वो 7 तो छोड़ो, 2 पुरानी हमारी निकाल दी, और एक भी नई स्कीम नहीं डाली। 4 स्कीम्स डाली हैं इन्होंने। ऐसा नहीं कि किसी और सूबे, अच्छी बात है, मैं किसी और सूबे की स्कीम्स डालने से मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सिंध को भी तो आप उस तरीके से डील करें। सिंध को आप SIDCL में ये नाली वाटर सब, मैंने कहा ये कि अब ये सीवरेज लाइन और आधे इंच की पाइप डालेंगे प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम में, ये मुनासिब नहीं है इस टाइप की चीज़ें करना। खैर, ये सारी बातें हमने सामने रखी, जो एक तरीक़ेकार हो गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मिनट्स इसके आएंगे, उन मिनट्स में हमारी सारी बातें लिखी हों। इसलिए बाकी तो वो प्राइम मिनिस्टर साहब, और ये आज निसार साहब ने भी देख लिया, मैं कई बार, मुर्तज़ा भी एक बार मेरे साथ मीटिंग में थे, कोई चीज़ अप्रूव नहीं करते, उठ जाते हैं बस उसके बाद मीटिंग से। मतलब ये ऐसा नहीं कि ये आइटम हुआ, ये डिस्कशन हुआ, जी फलाने ने ये कहा, लेकिन दिस एजेंडा आइटम इज़ अप्रूव्ड, अप्रूवल मांगते हैं, हाँ जी नेक्स्ट, बस ये होता है। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, थैंक यू वेरी मच एंड आउट। तो ये अप्रूवल का तरीक़ाकार ये है। अब मैं सीख गया हूँ, मैंने पहले नहीं सीखा था। मैंने यही कहा था कि मुझे, आज ये भी बात की थी कि 7-8 साल से मैं NEC की मीटिंग्स अटेंड कर रहा हूँ। पहले एज फाइनेंस मिनिस्टर भी मैं, जो जैसे अभी निसार साहब मेरे साथ होते हैं, मैं कायम अली शाह साहब के साथ होता था, और उसके बाद तो चीफ मिनिस्टर तो मेंबर होता है NEC का, तो उसको होना पड़ता है। पिछले 3-4 साल से तो मैं खुद बैठ रहा हूँ, 4 साल, चौथी मीटिंग थी मेरी, मेरा ख्याल है, जो मैं खुद बैठा हूँ। और पहली बार नहीं, दूसरी बार, पिछले बार भी यही हुआ था पिछले साल, कि पता नहीं चला कि अप्रूव हुई हैं कि नहीं हुई हैं, लेकिन दे आर डीम्ड टू बी अप्रूव्ड। वंस दे आर ब्रॉट टू द फोरम, दे आर डीम्ड टू बी अप्रूव्ड। देयर इज नो, 2-3 चीज़ें मैंने की। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ प्राइम मिनिस्टर का, मैं पब्लिकली एक्नॉलेज करता हूँ, जो मैंने कुछ उनको सजेशंस दी थी। एक सजेशन दी थी, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ, कि ये मीटिंग जल्दी होनी चाहिए मार्च में, उन्होंने मानी मेरी बात। आई होप कि अगले साल से ऐसे हो, और कम से कम 2 मीटिंग्स, जो कि वो मेरी मानने की बात नहीं थी, वो आइन में लिखा है, आइन पे हलफ उठाया है, और वो होनी चाहिए थी कि कम से कम 2 मीटिंग्स हों। हमने एक रिक्वेस्ट और की थी, जो उन्होंने मान ली। एक आइटम था, एजेंडा आइटम के, जो फेडरल गवर्नमेंट के डिफरेंट फोरम्स हैं, यानी PDWP और डिपार्टमेंट डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी, और इनके लिमिट्स बढ़ाई जाएँ। तो हमने सिंध के लिए, यानी सूबों के लिए भी कहा गया कि उनकी लिमिट्स बढ़ाई जाए। प्राइम मिनिस्टर वॉज वेरी काइंड एंड ही अप्रूव्ड इट। एक SDGs पे कमेटी बना रहे थे, उस पर मेरी एक छोटी सी सजेशन थी, वो भी उन्होंने मानी, कहा कि जी हाँ ठीक है। अब वो आई होप मिनट्स में ये सारी चीज़ें वैसे आ जाए। मैंने ज़रूरी इसलिए समझा और आप लोगों को तकलीफ़ दी कि इस तरीके से नाइंसाफ़ी
सिंध के साथ जब होगी तो एक वैसे ही इश्यूज हैं, हम वाहिद हुकूमत है जो अपोजिशन की हुकूमत है। आप ब्लेटेंट इस तरीके से बात, ये SIDCL बनाना, SIDCL को इस तरीके से काम देना, और SIDCL चलो वो भी आदमी जो है ना जहर का घूंट पी के, इसलिए अच्छा काम अगर करें तो मान, लेकिन इस तरीके से कि जी 2 अरब रुपए तकरीबन 1.5 अरब रुपया खर्च हो गया, 1 रुपया भी नहीं आया, 1 अरब रुपया 3 महीने में 2.5 महीने में खर्च हो गया, पता नहीं कहाँ हुआ। अगर ये काम होते हैं तो ये गलत है, और हमें जो है इस तरीके से ट्रीट ना की जाए। बाकी सूबों में तो कोई ऐसी, मैंने कहा ना, पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड नहीं है, सिंध को ऐसे ट्रीट ना करें लोग इस किस्म की हरकतों से। और मुझे तो कुछ, मैंने, और ये आज प्राइम मिनिस्टर साहब को मैंने जिक्र किया कि कुछ काम मुझे नासिर शाह साहब ने बताया है, मुर्तज़ा वहाब साहब ने बताया है, वो तो तस्वीरें भी हैं मुझे दी गई हैं कि इन्होंने वाटर लाइंस डाली हैं और मेन जो है वो 6 फीट पे है, और अपनी वाटर लाइन 2 फीट पे डाली है ज़मीन में। वो पानी ऊपर कैसे चढ़ेगा भाई, कैसे जाएगा? पाइपलाइन डालने का सिर्फ मकसद नहीं है, घरों पे पानी पहुंचाना भी मकसद है। इस तरीके का नाकस काम अगर हो, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा नैब में चले जाए आप, अब पता नहीं, नैब को खुद ही नोटिस ले लेना चाहिए, आ जाएं देख लें कि ये बेकायदगियाँ इधर हुई हैं कि नहीं हुई हैं। ये 1.5 अरब रुपया खर्च होने के बाद एक चीज़ भी 2 साल से नहीं आई है, और 1 अरब रुपया तो खर्च हुए कम से कम 1 साल हो गया, इसलिए पता नहीं कब हुआ था। अब जो भी तरीक़ेकार है, LC खोली होगी फलाना, ये सारी इसकी एक्सप्लेनेशंस आ जाएंगी, लेकिन ये क्या सही तरीका एग्जीक्यूट करने का प्रोजेक्ट्स को? क्या आपने 1.5 अरब रुपया फंसा लिया अपना, और आपको जो जिस इदारे को आपने वो सर्विस प्रोवाइड करने देनी, आपने उसको कुछ नहीं दिया। ये कुछ गुजारिशात थी जो मैं रखना चाहता हूँ, ये अपने असेंबली की तकरीर में और आगे, जैसे ये तो मैं बता रहा हूँ, मुझे सुबह 10 बजे मिली है, 12 बजे से मैं तकरीबन 5:30, 5:15, 5:30 तक मीटिंग में बैठा रहा हूँ। तो उधर ही मीटिंग में जो मैंने बैठ के और नोट्स लिए और बात की है, और इसमें और भी चीज़ें अभी मिलेंगी, और इंशाल्लाह ताला उनको भी आपसे जिक्र करेंगे। निसार साहब मेरे से पहले जो APCC है, उन्होंने, निसार साहब ने अटेंड की थी, तो निसार साहब कुछ आपको उस सिलसिले में बताना चाहेंगे। ज़्यादातर तो आप बातें कर चुके हैं सर। ये APCC की मीटिंग से पहले ये मैं बता दूं कि ये NEC की मीटिंग 8 तारीख को होनी थी, फिर चेंज किया गया प्रोग्राम कि 10 तारीख को होगी, और APCC की मीटिंग 6 तारीख को हुई थी, शायद सैटरडे था। मैंने और कोई बात वहाँ नहीं, लेकिन मैं आपको सिर्फ बताना ये चाहता हूँ कि बहुत सी प्रोजेक्ट्स होते हैं जो वफाकी हुकूमत की फंडिंग से वफाकी इदारे ही काम करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी स्कीम होती हैं जो वफाकी फंडिंग के साथ होती हैं, लेकिन एक्सिक्यूशन उनकी गवर्नमेंट ऑफ सिंध करती है। ऐसी कोई 13 स्कीमें चल रही थी सिंध में, जिसकी मैंने निशानदेही करके उनको कहा था कि आपने 3 स्कीमें इसमें से ड्रॉप कर दी, जिसका जिक्र मुराद अली शाह साहब कर चुके हैं, चीफ मिनिस्टर साहब कर चुके हैं। ये लियारी वाला एक्सप्रेस वे रीसेटलमेंट वाला, KB फीडर वाला, या दूसरी तीसरी जो कुछ भी चीज़ थी, मैंने उनसे यही कहा था। उस किताब में जब हमने देखा था, एनुअल प्लान के किताब मुहैया की जाती है, उसमें बहुत सारी डिपार्टमेंट्स जो वफाक से हों या जिससे भी हों, उसमें न्यू स्कीम्स रखी गई थी। ये नहीं है कि बिल्कुल नई स्कीम नहीं रखी वफाकी हुकूमत ने अपने उस PSDP में। तब मैंने सवाल ये किया था कि जब इतनी सारी न्यू स्कीम्स रख रहे हैं आप, तो फिर सिंध की प्रपोज्ड वो वाटर सेक्टर में 7 या 9 स्कीमें आपने क्यों नहीं रख रहे हो? हम इरिगेशन के स्कीम्स बना रहे हैं जिसमें एग्रीकल्चर को इम्पिटस मिलेगा, उनको फ़ायदा होगा, आप वो इस तरह से रद्द करके भेज दिया आपने, क्यों?
कोई जवाब नहीं था नई स्कीमें उठाने का। ये भी मैं आपको बता दूं कि आज ये CM चीफ मिनिस्टर साहब ने जो ये 20 स्कीमें बताई हैं आपको, जो एक कंपनी से बनाई जा रही हैं, उसका जिक्र APCC में नहीं हुआ था। जो 6 तारीख को मीटिंग हुई उसमें इस चीज़ का कोई जिक्र ही नहीं था। ये आज ही हमारे पास इंफॉर्मेशन पहुंची है जिसमें इतनी सारी स्कीमें प्राइम मिनिस्टर साहब के नाम पर वफाकी हुकूमत ने कंपनी को मुयस्सर किए कि आप बैठ के बनाएंगे, जिसके ऊपर हमारी कोई जो भी एतराज़ात हैं, मैं समझता हूँ गैर मौजूद एतराज़ात नहीं हैं, क्योंकि ये दूसरे सूबों में ऐसा नहीं है। सिर्फ सिंध में है एक ख़ास इम्तियाज़ रखा गया कि सिंध को किसी कंपनी के हवाले करें कि वो बनाएं। आज हम सिर्फ सिंध इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी कहते हैं, कल उसको कोई और नाम भी दिया जाएगा। जो स्कीमें चल रही हैं इरिगेशन की, माइनॉरिटीज़ और माइनर्स और ये डिस्ट्रीब्यूटरीज की, 2008-9 से चली हुई स्कीमें, इतने सारे पैसे खर्च किए हुए बाकी थोड़े पैसे रहते हैं। 1 अरब रुपया रहा या कुछ रहा, उसमें कितना दिया? 50 मिलियन, 100 मिलियन। इस तरह से अगर 100 मिलियन करें और उसमें 2 अरब रुपए का एक थ्रो फॉरवर्ड हो, तो ये फिर आपकी जो माइनर्स और डिस्ट्रीब्यूटरीज की जो स्कीमें हैं जिसको पक्का करने की कोशिश की जा रही है, वो कितने सालों में पक्का होंगी ये आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए। यहाँ 2002 से चला हुआ एक बड़ा सा मंसूबा है जिसको कहते हैं RBOD, जो बलूचिस्तान का पानी उठाता है, आता है, मंशर में गिरता है, मंशर से फिर आगे बढ़ता है। उसके लिए साईं आपके कागजात में लिखा होगा, उसमें 100 मिलियन, 10 करोड़। कितना टाइम लगाएगा इस RBOD को? शायद मेरे बच्चों के बच्चे शायद देख सकें कि वो उसको समुद्र तक जाने का मौका मिले, लेकिन हमें अपनी ज़िंदगी में मुकम्मल होता हुआ नहीं देख पा रहे हैं। जगह इतनी अलोकेशंस कम होंगी तो ये बात। साईं मुराद अली शाह साहब ने बड़ी मेहनत की पिछली NSC में। जामशोरो सेवन रोड 2017 का मंजूर शुदा, 2017 का मंजूर शुदा। हमें कहा गया कि ये 14 अरब रुपए का बनेगा, लेकिन हम बनाएंगे तब जब सिंध हुकूमत इसमें 50% पैसे दे एडवांस में। एडवांस में 7 अरब रुपए अगर सिंध हुकूमत देगी तो हम इसको बनाना शुरू करेंगे। हमने एट सोर्स उस 7 अरब रुपए को डिडक्ट करा लिया कि हाँ उठाओ आप बनाओ। हमारे दिए हुए 7 अरब रुपए को एक बड़ी सी स्कीम है, फॉरेन फंडिंग भी है, जो कुछ भी है, 20 अरब रुपए की पता नहीं कितने की है, जिसमें पेशावर से दरा आदम खेल, शिकारपुर से रतोदेरो और जामशोरो से सेवण, ये तीनों स्कीम पर वो 7 अरब रुपए बांट दिए हमने। सेवण और जामशोरो रोड पर वो बांट दिए तीनों बड़ी स्कीम पर। इस वक्त तक वो 7 अरब जो सिंध ने दिए हुए, उसमें से खर्च सिर्फ हुए हैं 5 अरब, पूरा नहीं कर सके हमारे दिए हुए हैं पैसे, और इतना सारा कुछ काम कर भी रहे हैं हम। तो ये चंद चीज़ें थी जो उनको बता रहे थे कि हाँ, एक तरफ से सिंध हुकूमत की डिमांड की हुई स्कीमों के लिए आपके पास पैसे नहीं हैं, दूसरी तरफ से किसी कंपनी के हवाले से एक कराची डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी को बढ़ा के आपने उसका नाम रख दिया सिंध इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी, और सारी सिंध में अब ये काम करने का ऐलान कर रहे हैं। मिलेगा कब, कितना मिलेगा पता नहीं, क्योंकि फायर फाइटिंग के लिए भी 2 अरब तो रखे गए, मिला एक टायर भी नहीं। रखा गया सब कुछ, दिखने में नहीं आया। इसलिए कह रहा थे कि ये सारी जो किताबें हैं फॉर्मेलिटी, मुराद अली शाह साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि बाबा 2 महीने या 3 महीने पहले ये सारी डिस्कशन में आएंगी तो आप अपनी गलतियां दुरुस्त कर सकोगे। ये तुम परसों बजट पेश करने जा रहे हो और NSC की मीटिंग आज करोगे तो कौन सी उसमें चेंजेस कर सकोगे? किताबें, मोटी मोटी किताबें सारी छप गई। तो ये फॉर्मेलिटी मत करो, इस NSC को फॉर्मेलिटी के तौर पर इस्तेमाल मत करो, यानी कि मजाक मत बनाओ। मेरा सिर्फ ये कहना था।
You mic. मैं भाई 650 अरब की PSDP है, और इसलिए कि ये कागजात मुझे सुबह 10 बजे मिले, एग्जैक्ट नंबर मैं नहीं दे सकता आपको इस वक्त, मैं निकाल के दे दूंगा, लेकिन टोटल जो PSDP है वो मैं आपको दे देता हूँ कि सिंध को कितना मिला ना। जैसे आप, मैं आपको सीधी सी बताऊँ, सिंध को नई स्कीम कोई भी नहीं दी, सिवाय ये जो SIDCL के नाम पे दे दी गई हैं, और 2 मैंने आपको और बताई, जो दाबे जी के स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए। उसके अलावा कोई सिंध के लिए नई स्कीम नहीं है। और टोटल जी अप्रूव की हुई स्कीमें ख़त्म कर दी, वो सारी मैंने बात बताई। तो 650 अरब रुपए की है टोटल PSDP। जी मुनीर, मैं एग्जैक्ट नंबर दे दूं यार, मैं कहीं गलती ना कर जाऊं आपके साथ। हाँ 650 अरब है जी जी। मुनीर साहब, एनएफसी के बगैर ये जो अभी बजट पेश की जा रही है उस पर आप क्या कहेंगे? और जो नेपरा के जो सूबाई अख्तियार थे वो भी छीन लिए गए हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? पहली बात आपने NFC की NFC की तो मुझे याद नहीं कि लास्ट मीटिंग कब हुई थी। इस तरीके से इसको चला रहे हैं। और अभी NFC इन्होंने नया कॉन्स्टिट्यूट किया है जो कि गैर आइनी है। उस पर मैं 2 ख़त प्राइम मिनिस्टर साहब को लिख चुका हूँ, और इसलिए कि उसमें उन्होंने एडिशनल मेंबर्स ऐड कर दिए हैं जो कि आइन में जिसकी बात नहीं है। और आइन में जो मैंडेट है NFC का, उससे वो नोटिफिकेशन तजावुज़ करता है। तो इस वक्त तो उन्होंने खुद ही कटाई में डाल दिया, अब पुरानी NFC पे चला रहे हैं, विच आई एग्री विथ यू। इसके बजट का कोई इसमें मतलब बजट का ऑब्वियसली NFC से बजट पे फ़र्क पड़ता है, लेकिन NFC का नहीं होना ही गैर आइनी है, ना होना NFC का। आज़ाद ये बता दीजिए शाह साहब, आज़ाद एक मिनट कर लें। K4 का जो प्रोजेक्ट है इसके बारे में क्या है? फेडरल गवर्नमेंट ने फंडिंग कर दी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की भी इसमें पार्टिसिपेशन। मैं आपको बताता हूँ, ये अच्छा किया है कि ये भी मैंने बड़ी काफ़ी देर उसमें बात की आज की मीटिंग में। K4 की सिलसिले में एक प्रोजेक्ट बनाया गया है जिसमें फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की बराबर की फंडिंग है। तकरीबन 25 अरब का था, 25 से बढ़ के वो 33 अरब का हो गया। और बाकी जो 8 वो इसलिए हो गया कि पहले 3 अरब रुपए उन्होंने कहा कि लैंड एक्विजिशन के सिंध गवर्नमेंट दे, वो हमने दिए। 3 अरब रुपए उसमें और एस्केलेशन आई थी, वो भी हमने कहा हम तकरीबन वो पैसे हम देंगे। तो 25 में से 12 उन्होंने दिए, तकरीबन 33 में से 12 उन्होंने दिए, और 20-21 अरब रुपए सिंध हुकूमत ने देने हैं। आज से कोई 6-8 महीने पहले से उसमें इश्यूज़ थे प्रोजेक्ट की डिज़ाइन में और प्रोजेक्ट की रूट में, वो सब आपको बहुत डिटेल हो जाएगी अगर मैं बताऊंगा। उसमें इश्यूज़ थे। आज से कोई साल पहले एक कमीशन बनाया गया, डेट रिकवरी कमीशन, क्या नाम था यार उसका पता नहीं, मुर्तज़ा आपको याद है? डेट रिकन्सिलिएशन कमीशन, और पता नहीं क्या एक बड़ा ख़तरनाक किस्म का कमीशन बनाया गया। उस कमीशन में, और ये मैंने आज प्राइम मिनिस्टर साहब को बताया, उस कमीशन में उन्होंने K4 को बुला लिया, K4 का प्रोजेक्ट उठा लिया। अच्छा, उस पर उनको कहा गया कि जी ये डेट के ऊपर है, यानी लोन लेके जो प्रोजेक्ट बनाया जाए। ये प्रोजेक्ट में 1 रुपये का लोन नहीं है, या सूबाई हुकूमत दे रही है पैसे या फेडरल गवर्नमेंट दे रही है। तो जो सरबराह थे उस कमीशन के, उन्होंने बड़ा सख्ती से हमारे अफसरान को झड़का। वो 6-7 घंटे उनके साथ मीटिंग हुई, और कई 2-3 महीने उनके ख़त्तो किताबत होती रही। और आज से कोई 7-8 महीने पहले सब कुछ ख़त्म हो गया, कुछ भी नहीं, ज़ीरो। अब अफसरान कहते हैं कि यार ये, और निहायती गलत तरीके से अफसरान से पेश आया गया उस मीटिंग में। प्राइम मिनिस्टर साहब को आज मैंने कहा कि इस तरीके से तो नहीं चलेगा काम, तो कहते हैं मुझे नहीं पता कि ऐसी कोई चीज़ हुई है। ये जवाब है उसका। अगले साल उन्होंने कुछ पैसे रखे हैं, एक कमेटी बनी हुई है स्टीयरिंग कमेटी, इसको कहे। आज भी असद उमर साहब ने खुद कहा कि जी मैं इसको जल्दी रिजॉल्व करना चाहता हूँ, तो कोशिश करेंगे इसको रिजॉल्व हो। लेकिन इस तरीके से ये प्रोजेक्ट जो है, इश्यूज़ इसमें हैं थे, लेकिन और फर्दर कॉम्प्लिकेट किया गया खामखा की ऐसी इंक्वायरीज़ में जिसका मैंडेट ही नहीं था उनके पास।
भाई हम फेस कर रहे हैं, आप लोगों की मेहरबानी है कि आपके थ्रू हम इस मुल्क के अवाम, इस सूबे की अवाम को ये सारी नाइंसाफ़ियाँ बता रहे हैं कि क्या क्या नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं सिंध के लोगों के साथ। मैं तो सिर्फ ये कहूँगा, कई देखिए ऑप्शंस, लोग कहते हैं आप कोर्ट क्यों नहीं चले जाते, आप ये क्यों नहीं कोर्ट चले जाएं, और फिर एक ही किस्म के इल्ज़ामात हमारे ऊपर लगते हैं हर दफ़े। ये तो मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ, तो हम ये पेश कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला हम कोशिश जारी रखेंगे कि अपने सिंध के लोगों के हुकूक लिए जाएं, और इसी वजह से पसंद नहीं आते, इसी वजह से बुला लिया जाता है कभी किसको कभी किसको। हाजिर हैं जी, हर तरीके से हम तो बैकआउट नहीं करेंगे। मां हिन सवाल जो हींअर जवाब मां तव्हांखे हींअर इन सवाल जो जवाबु ॾिनो। असां जेके ॿिया ऑप्शन्स आहिनि उन्हनि खे ॾिसी सघूं था, पर असां तव्हांखे पंहिंजी लिमिटेशन ॿुधाई आहे। त ॻाल्हि हिकिड़ी था करणु वञूं, ही आहे छा तव्हां, ही त मामूली शइ जेको मूं तव्हांखे ॿुधायो न, ही डेट कमीशन जेकी आहे उहा प्रोजेक्ट जिसमें डेट थी नहीं उसको कर रही है इन्वेस्टिगेट। ये सारी चीज़ें लोग देख रहे हैं, और ये जो सेंस ऑफ डिप्रिवेशन आएगा छोटे सूबों में, ये बहुत ख़तरनाक होगा। ओ मां तव्हांखे हिन जो जवाबु ॾियां थो हींअर। सिंध सरकार छा कयो आहे, असां जो जेको बि रोल आहे हिन में उन खां वधीक कयो अथऊं। प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो रोल थींदो आहे पंहिंजो जेकी उहो बि हिननि जी इंटरप्रिटेशन जेकी आहे, डोंट एग्री विद, पर हुनखे वञूं त जेको डेजर्ट एरिया है वो फेडरल गवर्नमेंट ॾिसंदी, और जो क्रॉप्ड एरिया है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट देखेगी। प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने 98 टीम्स बनाई हुई हैं। हमने बहुत ज़्यादा प्रोक्योरमेंट की, गाड़ियाँ खरीदी हैं, स्प्रेस खरीदे, और हम इमीडिएटली एड्रेस करें, और मेरे पास सारा रिकॉर्ड वो जो उनको भी बता देंगे जब चाहेगा, उनको परेशानी है। जहाज़ खरीदने तक हमने कोशिश की, बट अनफॉर्चुनेटली एक सूबाई हुकूमत नहीं कर सकती वो काम। हाँ, हमने ये ज़रूर किया है कि जो फेडरल गवर्नमेंट का जहाज़ था पिछले साल, मुझे अच्छी तरह याद है, उसके तेल के पैसे भी मैंने दिए, और उसके फर्टिलाइज़र के ये जो पेस्टिसाइड के पैसे भी मैंने दिए। मैंने कहा मतलब सिंध हुकूमत ने, मैंने अपनी जेब से नहीं दिए, हमने दिए, ये सिंध हुकूमत ने किया है। ये जो देखें इस वक्त जो भी अपोजिशन की पार्टीज़ हैं सिवाय MMA के और TLP के, जो सूबाई असम्बली में हैं, वो इस वक्त हुकूमत में भी हैं, फेडरल गवर्नमेंट में। स्टील मिल के मैंने आज ये भी रेस किया था, ये मैं आपसे बताना भूल गया। मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से कहा कि इधर हम जब इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, इस वक्त मेजर ले ऑफ्स का डर है, यानी मेजर लोगों की नौकरियां जाने का डर है। मैंने कहा उनसे कि ये अच्छा मैसेज नहीं दे रहे आप कि इस वक्त ये फैसला किया है आपने कि 9,350 जो भी नंबर है कि स्टील मिल के लोगों को बेरोज़गार कर दिया जाए, उन्हें नौकरी से निकाला जाए। मैंने उनसे ये भी कहा कि हमारे पास कानून है, सिंध हुकूमत ने कानून बनाया है कि इस कोविड के दरमियान आप किसी को ले ऑफ नहीं कर सकते। मैंने कहा सिग्नल क्या दे रहे हैं? इंडस्ट्री हमने सुना है ले ऑफ करने जा रही है, और हम उस पर लेकिन अगर फेडरल गवर्नमेंट बिल्कुल डिफाइंड हो जाएगी, अगर फेडरल गवर्नमेंट, मैं फिर कोविड पे ज़्यादा बात नहीं करना चाह रहा, आप हालात आजकल देख रहे हैं। आज हमारे 42 डेथ्स सबसे ज़्यादा जब तक आज तक हुई हैं। हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस आज हुए, कल परसों पूरे पाकिस्तान में 105 डेथ्स हुई हैं। ये सारी बातें हम बता रहे थे, लेकिन अगर ये एहसास नहीं है तो मैं क्या करूं? अगर इस मौके पे मैंने उनसे ये भी कहा, प्राइम मिनिस्टर साहब, और ये रिकॉर्डेड है, आपने जो 9-10 हज़ार मजदूर और वर्कर्स निकाल दिए हैं या निकालने की बात करें, वो ज़रूर एहतजाज करेंगे, एहतजाज उनका हक है। इस ज़माने में, इस वक्त में जब कोरोना है, एहतजाज करेंगे। आप फिर हमसे कहेंगे जी ये रोड खुलवाओ और इनको अरेस्ट करो।
अगर खुदा ना खास्ता हम आपकी बातों में आ गए, इनको अरेस्ट किया और जेलों में डाला और किसी को कोरोना हो गया और अल्लाह ना करे किसी को उससे और मज़ीद नुकसान हुआ, तो एक तो नौकरी से निकालो, फिर जान से भी मारो उसको। ये बातें मैंने की हैं आज, लेकिन उन्होंने एक्सप्लेनेशन ये दी कि स्टील मिल इतने दिन से बंद पड़ी है, बड़ा नुकसान हो रहा है हुकूमत को, बाकी सारी चीज़ें बहुत अच्छी चल रही हैं। अमीन साहब सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था कि जो बड़ी इमारतें कराची की उनको भी गिराया जाए, लेकिन सिंध हुकूमत ने एक अच्छा स्टैंड लिया और मना कर दिया कि भाई हम ये नहीं कर सकते, तो अदालत भी फिर बेकसूर पे चली गई। अब जैसे कोविड का मसला चल रहा है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी कि मार्केट जो है वो ओपन की जाए, तो सिंध हुकूमत क्यों खामोश रही? आप बहैसियत सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव अदालत क्यों नहीं गए? और सख्त हम अदालत में थे। मैं सर एक आखिरी लाइन हाँ, कि सख्त किस्म के फैसले 18वीं तरमीम के बाद आप खुद मुख्तियार हैं, सूबे के लीडर हैं, आप क्यों नहीं करते? आप वफाक के ऊपर सारी चीजें क्यों डालते? मेरे भाई, पहले आपने सुप्रीम कोर्ट की बात की, हमने खुद फैसले किए 18वीं तरमीम और 980, एक तो 18वीं तरमीम को बना दिया कि शायद उसके ये सारे पावर्स पहले भी थे सूबों के पास। लॉ एंड ऑर्डर वाज अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट, ये सारी चीज़ें प्रोविंशियल सब्जेक्ट पहले ही थी। कोई ऐसा 18वीं तरमीम में और जो है जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने वादा किया था उसका अमल दरामद करते हुए जो कंकरेंट लिस्ट ख़त्म की और सूबों को और ख़ुद मुख्तारी दी, ये बिल्कुल दुरुस्त है आपकी बात। सुप्रीम कोर्ट ने में हम पेश थे, हम पार्टी थे, हम उधर मौजूद थे। हमने कहा कि हम नहीं खोलना चाहते। उधर कहा गया, एक ऑर्डर दिया गया सुप्रीम कोर्ट में कि आप आज लिखें फेडरल गवर्नमेंट को कि ये आपको खोलने दे, आपको खोलने और आपको खोलने दे। इतने सख्त ऑर्डर्स के बाद, जो मैं आपको कह रहा हूँ, एक तरफ आप अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था आप और क्या करेंगे, मैंने यही बताया ना कि जो चीज़ें बड़ी क्लियर हैं कानून में उसके साथ भी ऐसा होता है तो हमें बड़ा मुश्किल नज़र आता है। और तभी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर और फेडरल गवर्नमेंट की, मैं कोई ऐसा सख्त लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा, लेकिन उनका जो तरीक़ाकार था इसके लिए, या उनका जो सोच थी, जिसकी वजह से एक मिक्स्ड मैसेजिंग लोगों में गई। आज से 15-20 दिन पहले भी लोग समझ रहे थे यार कोरोना क्या है, कोरोना कुछ भी नहीं है। आज फ़र्क है। अल्लाह ताला करे कि ये जल्दी इस वबा से हमें निजात मिले, लेकिन इस वक्त फ़र्क है। वो क्यों पहले लोग ऐसा समझ रहे थे, अगर एक बहुत सीनियर शख्स आके कहता है और ये रिकॉर्ड पे है, जब मैं 13 मार्च को कहता हूँ कि इंटरनेशनल बॉर्डर्स बंद करें, आप जहाज़ बंद करें लाना और लॉकडाउन करें, और बात नहीं मानी जाती, और 17 मार्च को कहा जाता है कि अगर कोरोना होगा तो बस आपको थोड़ा सा फ्लू होगा, खांसी होगी और आप ठीक हो जाएंगे। तो ये मैसेजिंग ये अगर जाएगी तो आपका क्या कसूर है अगर आपको कोरोना हो गया और फिर आपको पता ही नहीं, आप तो समझे थे, आप तो बिलीव करेंगे। ये मिक्स मैसेजिंग नहीं जानी चाहिए थी। मैं भी एक्सपर्ट नहीं हूँ, मुझे क्या पता कोरोना का, लेकिन जो मैंने सीखा है, जो मुझे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, उनकी जो एडवाइस है उस पर अमल तो किए। जी एक मिनट बुजुर्ग हुकूमत आपसे बहुत कुछ सीख गई है। जैसे लॉकडाउन में अरबों का राशन आपने बांटा और किसी को पता भी नहीं चला। 96 करोड़ रुपए आपने कुत्तों की तादाद कम करने के लिए लगा दिए और एक कुत्ता भी कम नहीं हो सका। सेहत में आपने 12 वर्षों में अरबों रुपए लगाए और ठट्टा में वो मासूम बच्चों के लिए एम्बुलेंस नहीं हो सकी। आप और विफाक एक ही लाइन में चल रहे हैं। मेरे भाई थैंक यू वेरी मच, आपने ये बहुत हमें बातें बताई। मैं पीछे से शुरू करता हूँ, जो आपके आखिरी सवाल था। सेहत में मेरा ख्याल है सिंध सूबे में, मैं बहुत अफसोस है उस दिन जो वाक़या हुआ, और ऑब्वियसली ये इश्यूज़ पूरे मुल्क में, हम गरीब मुल्क हैं, जो ये वाक़या हुआ था उस पर बहुत अफसोस का इज़हार किया है। लेकिन उसके बाद कुछ लोगों ने जो कलमात उधर कहे वो भी सब ने सुने। आप भी थोड़ा सा माजरत के साथ शायद उसी लाइन पे जा रहे थे, लेकिन आप महज़ब तरीके से आपने सवाल किया। शुक्र है कि वो नहीं थे मौजूद इधर, नहीं तो पता नहीं मेरी क्या रिएक्शन होती है उस पर, अगर आमने सामने मेरे ऐसा सवाल होता। सेहत के हवाले से हमारी बाकी तीनों सूबों से बहुत ज़्यादा बेहतर कारकर्दगी है। ये कोरोना में देख के नज़र भी आ गई सामने, हम 50% रिकवरीज भी हुई हमारे यहाँ,
अच्छा, इसमें कोरोना में तो सिर्फ मैसेजिंग की बात है ना। बैठे हैं अमीद इधर, बाकी और दोस्त हैं जो रिकवर कर गए हैं। अगर मैसेजिंग सही होती तो ये प्रॉब्लम नहीं होते। तो हेल्थ में आप कहीं भी ले लें, अब मैं फिर से दोबारा पूरी कहानी नहीं बताना चाहता कि NICVD क्या है, SIUT क्या है, और बाकी हेल्थ के हवाले से हमने क्या क्या, सैयद अब्दुल कादिर शाह इंस्टीट्यूट जो है हमारी गंबट में, वो क्या है। लेकिन ये ठीक है, प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, लेकिन सिंध सूबा बाकी तीनों सूबों से बेहतर है सेहत के हवाले से, नंबर 1। दूसरा, आपने कहा पता भी नहीं चला राशन, बिल्कुल मैं फिर कहता हूँ आपको ये मैं कई बार बता चुका हूँ, लेकिन ये देखें ना, नहीं समझना चाहता कोई तो मैं उसको कुछ नहीं कह सकता, या मेरी गलती है, आपको समझा नहीं सका। या जब ये राशंस बांटने शुरू किए थे, लोगों ने बाहर निकले, वो जो रश देखा ना मैंने रोडों पे, हमने मना किया सख्ती से। हमने फलाई इदारों को मना किया कि आपको नहीं बांटने देंगे राशन इस तरीके से, इसलिए आप कोरोना दे रहे हैं। आप चाह रहे थे कि वैसी भीड़ भाड़ में दिखाता आपको राशन तो आपको अच्छा लगता। हाँ, फ्लड्स में हमने बांटा, वही रश नज़र आती थी, आप लोगों ने कवर किया था। इस वक्त मैं आपको दोबारा कहता हूँ, एंड नासिर शाह साहब इज़ हियर, इम्तियाज़ शेख साहब अभी नहीं है, वो आप कहेंगे एक एक रुपए का हिसाब है, हम देने के लिए तैयार हैं, सब करने के लिए। यस, बांटा है, इतना ज़्यादा नहीं बांटा है, 1 अरब 8 करोड़ का बांटा है, और उसकी पूरी डिटेल है। वो किसी ने सुप्रीम कोर्ट को कह दिया 8 अरब, सुप्रीम कोर्ट ने बगैर वेरीफाई किए हमसे 8 अरब का हिसाब ले लिया। अब बताएं आपने भी शायद वही सुन लिया कि जी ऐसा है, तो ऐसा नहीं है। तीसरी जो आपने बात की, हमने ये जो डॉग बाइट के केसेस हैं अनफॉर्चुनेट हैं, एक केस भी गलत होना चाहिए, लेकिन ये प्रॉब्लम अगेन पूरे पाकिस्तान में है। इसको आप सिंध के साथ, और ये मुझे बड़ा अफसोस भी हुआ है, एक दो लोगों ने जो बातें की हैं कि अल्लाह ताला की मखलूक है कुत्ता, लेकिन उसको डेरोगेटरी वर्ड्स में इस्तेमाल करते हुए और इंसान को कहा गया है, ये कोई अच्छी बात नहीं है, और मैं यही कहूँगा कि इसको ना सपोर्ट करें। उनका और सवाल था ना, 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ, कोई प्लान ही नहीं है। हाँ, आप मुझे बता रहे हैं लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर, अभी 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ है। आपको पता नहीं, ये नंबर ना, ये सुने सुनाए पे ना यकीन किया करें, ख़ासतौर पे मीडिया में ना किया करें, बिकॉज आपकी लोग आपकी बात दूसरे लोग भी मानते हैं। बाकी ये लोग जो करते हैं, पता है ये झूठ बोलते हैं, तो इनकी इतनी नहीं, लेकिन अगर आप जैसे लोग कहेंगे बात ना, तो फिर वो थोड़ी गलत हो जाएगी। कहा जाता है कि और आज की आपकी प्रेस रिलीज के मुताबिक 77 मरीज इस वक्त वेंटिलेटर पर हैं। तो मगर कराची में जो NOC इजलास के वाले आज का, उन्होंने कहा कि कराची में 214 वेंटिलेटर जो हैं वो सिर्फ कोरोना के लिए कराची में है, मगर कराची में जो मरीज अभी जा रहे हैं अस्पताल, उनको वेंटिलेटर नहीं मिल रहा। मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, सबसे आपने जो शुरू किया ना, जिस दिन हमने ये 26 फरवरी को आया था, 27 फरवरी को मीटिंग की, और उस दिन मैंने कहा था कि जो वेंटिलेटर अवेलेबल है मार्केट में वो उठा लें। सिर्फ 16 अवेलेबल थे, आपको ये नंबर पता नहीं कहाँ से आ गए और सारे। फिर हमने ऑर्डर्स दिए और वो नहीं मिल रहे हमें, इंटरनेशनली वो आए नहीं है। जो हमने ऑर्डर दिए हुए हैं उनके आने में टाइम लग रहा है, इसलिए कि इंटरनेशनली नहीं मिल रहे। फेडरल गवर्नमेंट से भी कल तक हमें कोई वेंटिलेटर नहीं मिला था। हाँ, पाइपलाइन में, ये मैं नहीं कहूँगा, उन्होंने मदद की है, NDA में देती रही है हमें चीज़ें, लेकिन वेंटिलेटर कल तक कोई आया नहीं था। आखिरी जो आपने बात की ना, इशू ये हो रहा है कि ये जिस किस्म का मर्ज़ है, हमारे पास जब पेशेंट आता है, चाहे वो वेंटिलेटर पे ना भी हो, उसको उस बेड पे रख दिया जाता है कि उसको अचानक वेंटिलेटर पे जाने की ज़रूरत पड़ सकती है। नंबर्स एग्जैक्टली भी बता सकता हूँ, मेरे पास मौजूद हैं, अभी खैर मुझे खोलना पड़ जाएगा ये सारा अपना सिस्टम। आपने कहा 77 दुरुस्त होगा, मुझे इस वक्त याद नहीं है, लेकिन बाकी जो लोग हैं काफ़ी सारे, वो उन बेड्स पे मौजूद है, 2 वेंटिलेटर पे नहीं है। 205 ICU में है, जिसमें 150 ICU और 55 वेंटिलेटर। 55 वेंटिलेटर्स पे हैं, जो अभी मुर्तज़ा मुझे बता रहे हैं। 150 ICU में जो वेंटिलेटर बेड्स हैं, अब उनको वहाँ से रिमूव इसलिए नहीं किया जा सकता कि वो किसी वक्त भी उनको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ सकती है।
जब तक ज़रूरत ना पड़े तो आप नहीं डालेंगे। ये इश्यूज़ हैं और ये अभी और गंभीर होती जा रही है बात, इसीलिए हम अपने HDO यूनिट्स को बढ़ा रहे हैं और उस पर तेज़ी से काम कर रहे हैं। ये हमने कहा था पहले भी कि जी हमें ये प्रॉब्लम आएगी और हम इसीलिए चाह रहे थे, और चाहे जो कुछ भी कहे, मैं ये बता रहा हूँ कि आप जो सिंध के लोगों ने हमारा साथ दिया, कराची के लोगों ने हमारा साथ दिया, हमारी और मेरी बताई हुई नहीं, जो एक्सपर्ट्स ने बात कही थी कि जो एक लॉकडाउन करो, मतलब दोनों मुझे समझ नहीं आती। फेडरल गवर्नमेंट एक तरफ कहती है कि लॉकडाउन नहीं करना चाहिए, लॉकडाउन का हम मुतहम्मिल नहीं है लॉकडाउन के, ये आता है ना लफ्ज़, नहीं है लॉकडाउन के, और फिर कोई और सवाल करता है कि जी आपने तो बड़े अच्छे स्टेप लिए, हमने कहा कि हमने बड़ी जल्दी लॉकडाउन किया। ये दोनों चीज़ें हो नहीं सकती। हमारी लॉकडाउन की, और ये अभी समझाया जाता है कि लॉकडाउन से मर्ज ख़त्म नहीं होगा, ये इलाज नहीं है, सिर्फ स्प्रेड, ये तो हम पहले स्प्रेड कम होगा, ये तो हम पहले दिन से कह रहे हैं कि इस लॉकडाउन का मकसद है। और वजह क्या है कि हम चाह रहे हैं कि अपनी मेडिकल फैसिलिटीज़ को बढ़ाया जाए। अगेन उधर प्रॉब्लम क्या हुआ, जैसे मैंने आपको बताया कि हमने ये जो आपने नंबर्स बताए गालिबन दुरुस्त है, मुझे एग्जैक्ट नंबर्स इस वक्त याद नहीं है, हमने ऑर्डर किए, हमें मिल नहीं रहे हैं। तब मैंने फेडरल गवर्नमेंट से कई बार कहा है कि देखें मेरे लिए मुश्किल है, अगर चाइना में या UK में या US में वेंटिलेटर्स अवेलेबल हैं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा उस मुल्क के एम्बेसडर से बात कर सकता हूँ कि यार हमारी मदद कर दो। और मैं बताता हूँ, न्यूजीलैंड में तो उन्होंने वही किया ना जो मैं चाहता था, जो मैं 13 मार्च को चाह रहा था कि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स बंद करें। उस वक्त 28 केस थे इटली में, सॉरी न्यूजीलैंड में, हमारे पास 28 केस थे, न्यूजीलैंड में गालिबन 21 केस थे जब उन्होंने बंद किए थे बॉर्डर्स, वो बच गए। अभी उन्होंने सब खोला हुआ है, लेकिन इंटरनेशनल बॉर्डर्स अभी तक बंद है न्यूजीलैंड के, सिवाय न्यूजीलैंड सिटीजन्स के वो और किसी को नहीं आने दे रहे। हमारे यहाँ हम ज़्यादा जिदार हैं, तो हमने वो वेंटिलेटर्स हमें मिल नहीं रहे। मैंने इसलिए कहा था कि मैंने फेडरल गवर्नमेंट से कहा कि आपकी ज़्यादा पहुँच है, हमारे साथ मिलके काम करें। एक मैं आपको, अभी मैंने प्राइम मिनिस्टर को भी बताया, कुछ दिनों पहले 10-12 दिन पहले फेडरल गवर्नमेंट से मैं बताने चाहता, कोई साहब आए, हेल्थ डिपार्टमेंट से मिले, हेल्थ मिनिस्टर से मिले, और उन्हें कहा कि जी हम एक अस्पताल बनाना चाहते हैं सिंध हुकूमत, और जल्दी बना के देंगे, और आप हमें लोकेशन बताएं। मुझे हेल्थ मिनिस्टर साहिबा का फ़ोन आया कि जी लोकेशन डिसाइड करनी है और आज ही करनी है। हमने मिलके और ये फ़ैसला किया कि हैदराबाद में ये अस्पताल बनाया जाए, इसलिए कराची में एक हम बना रहे हैं, इन्फेक्शस डिजीज़ हॉस्पिटल बनाना चाह रहे थे, हैदराबाद में बनाते हैं। 3 दिन पहले उसी इदारे का ख़त आया कि जी 1.3 अरब रुपए का खर्चा है, सिंध हुकूमत हमें पैसे दे दे। ये फेडरल गवर्नमेंट का इदारा है। ये हम तब से कह रहे हैं कि जी हमारे साथ मिलके काम करें कई चीज़ें, और इस ख़ास तौर पे इस मौके पे हमने सारी चीज़ें, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इसी कुर्सी पे बैठे हुए इसी कमरे में आप लोगों के सामने कहा था कि ये हमारा प्राइम मिनिस्टर है, पहली बार कहा था। अब इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते थे, लेकिन उसका जवाब क्या मिला वो भी आप लोगों ने देखे हैं सारे। WHO का जो खत आपको भी मौसूल हुआ होगा, जो उन्होंने तजावीज़ दी, खासतौर पर 2 अहम तजवीज़ दी, 14 दिन का लॉकडाउन और 14 दिन का नरम लॉकडाउन की बात उन्होंने की है। तो क्या अब भी आप वफाक की तरफ देखोगे जो कमेटी में फैसला होगा, या आप चूँकि जो सूरत गंभीर शक्ल इख्तियार करता जा रहा है, आप उसके मुताबिक अपनी हिकमत अमली बनाएंगे? मैं बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। WHO के जो कंट्री हेड हैं, उनका नाम ज़रा मुश्किल सा है, वो आए थे, श्रीलंकन नेशनल है, वो आए थे कोई हफ्ता या 8 दिन पहले, 8-10 दिन पहले मेरे पास आए थे। हेल्थ मिनिस्टर साहिबा और मैं थे, हम उनसे मिले और हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप हमें पहले भी गाइड करते रहें, अब ये जो माहौल है इसमें आप हमें गाइड करें कि क्या करना चाहिए। ये ख़त उसी का सिलसिला था कि हमने कहा था कि आप हमें बताएं। ख़त हमें मौसूल हुआ, वो मैंने सुना है वो बाकी हुकूमतों को भी उन्होंने वो ख़त दिया है। मेरा आज इरादा था और आज अभी भी इरादा है, मैंने पहले से मीटिंग एक सेट की हुई थी, लेकिन हमारी ये मीटिंग जो पहले थी वो बहुत लंबी हो गई, कि हम इन हाउस अपनी एक मीटिंग करके और फ़ैसला यानी अपना माइंड बनाएं कि इसको कैसे आगे ले जाना है। और इंशाल्लाह ताला हम साथ मिलके बैठ के, बिलावल साहब की भी हमें यही हिदायत है कि आप लोग देखें इन जो डायरेक्शन या जो सजेशंस हैं या तजावीज़ हैं WHO की, उन पे कैसे आप अमल कर सकते हैं। तो उस पर हम यहाँ आज या अगर ज़्यादा देर होगी तो कल सुबह मैं मीटिंग कर लूँगा ताकि उसको हम वे फॉरवर्ड देखें। सरकार
मां चेक करे, मूंखे इन जी पर्सनली ख़बर न आहे, पर मां चेक करे वठंदुसि ऐं जेको हूंदो उन्हनि खे डेफिनेटली फैसिलिटी आपने जल्दी कहा कि कंपनी की हुकूमत की तरफ से जो सिंध में कराची में स्पेशली जो प्रोजेक्ट चला रही है वो अपनी जगह पे, लेकिन आप क्या समझते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट कितना बजट आपको देगा जिसके हिसाब से आप बजट बनाएंगे, और आपके बजट जब बजट स्कीम में उसकी परसेंटेज क्या होगी? बजट तो अभी आ जाएगा, 2-3 दिन इंतज़ार कर लें। फेडरल गवर्नमेंट ने इंडिकेट किया है नेक्स्ट ईयर के लिए, अभी तक ये नहीं बताया कि कलेक्ट कितना करेंगे। जैसे मैंने बताया, या पता नहीं बताया कि नहीं बताया आपको भी, कि 835 अरब रुपए इस साल देने थे, और उनका रिवाइज नंबर हमारे पास कुछ 4-5 दिन पहले आया कि 606 अरब देंगे इस साल, जो रनिंग ईयर में। तो 200 और कितने अरब बनते हैं वो शॉर्ट होंगे इस साल। अगले साल मैं नंबर भूल गया हूँ, दिया है 771 अरब है या क्या है, वो देंगे। बजट आ जाएगा, कुछ दिनों में पता चल जाएगा। दुआ करें। शाह साहब ये बताएं कि स्टील मिल जो है उसके लिए जमीन सिंध ने दी, अब स्टील मिल की निजकारी हो रही है, तो क्या वफाक सिंध की जमीन को बेचने का हक रखता है? पहला सवाल मेरा ये। दूसरा सवाल ये, अभी इतला ये मिली है कि नेपरा में जो है ना सिंध की नुमाइंदगी खत्म कर दी गई है, इस संबंध में आप क्या कहें? ये पहले भी सवाल आया था, मैं जवाब देता हूँ। पहला जो स्टील मिल का सवाल है कि कानूनी तौर पे सलाह मशवरे के बगैर, नंबर 1, ये जिस पर्पस के लिए दी गई है ज़मीन, उस पर्पस से अलावा इस्तेमाल नहीं हो सकती, और अगर इस्तेमाल होगी तो सिंध गवर्नमेंट ये ऑटोमेटिकली वापस सिंध गवर्नमेंट की हो जाएगी ज़मीन। हाँ, अगर ये स्टील मिल चलाने के हवाले से ये प्राइवेटाइज होती है तो उस सिलसिले में भी हमारी मशावरत की ज़रूरत होगी फेडरल गवर्नमेंट को। नेपरा का जहाँ तक इशू है कि एक नया कानून इन्होंने पास किया, और वो कानून बड़ा ही कंफ्यूजिंग है, पास नहीं किया अभी तक, गालिबन सेनेट से हो गया है, अभी नेशनल असम्बली जाना है। आई डोंट नो आज नेशनल असम्बली से हो गया तो मुझे नहीं पता, मैंने आज नहीं पता किया, उधर आना था गालिबन जब भी आना है। उन्होंने कहा है, पहले होता ये था कि हर सूबा अपना मेंबर नॉमिनेट करता था, अब भी उन्होंने कानून को चेंज करके किया है कि हर सूबा और फेडरल गवर्नमेंट अपना मेंबर, एक मेंबर दोनों कैसे नॉमिनेट कर सकते हैं। तो वो कानून में ही फ्लॉ है, और मेरे ख्याल है वो दुरुस्त हो जाएगा जब कहें ये नेशनल असम्बली में जब आएगा तो ये चीज़ पॉइंट आउट होगी। सेनेट में आई बिलीव ये रह गई थी, मतलब उसकी वर्डिंग्स ऐसी हैं। अब उन्होंने फ़र्क सिर्फ ये किया कि पहले उन्होंने बता दिया है कि किस किस किस्म के मेंबर हो सकते हैं, यानी फाइनेंस के एक्सपर्ट होगा, कोई टेक्निकल एक्सपर्ट होगा, कोई लीगल एक्सपर्ट होगा, और फिर सूबों को कहा गया है कि वो, मतलब पहले सिंध सूबा लेट से मैं ऐसी फाइनेंस का सिंध सूबे से होगा, लेकिन उसमें लिखा ये गया है, अब मेंबर स्पेशलाइजिंग इन फाइनेंस टू बी नॉमिनेटेड बाय सिंध एंड फेडरल गवर्नमेंट ना, दो एंटिटीज़ कैसे कर सकती है नॉमिनेट, तो ये वो कानूनी गलत बना हुआ है। लास्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये एक तो ये बताइएगा कि बोल का पहले भी सवाल हुआ, मैं तो सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कराची के लोगों को, ये कब तक कंप्लीट हो जाएगा केक बोर्ड? और दूसरा, ये हाई रोड हर 3 महीने के बाद एक बिल्डिंग कोलैप्स होती है और जाने दायर होती है, कोई मौसर हिकमत अमली अपनाई जा रही है ताकि ये जितनी भी शहर के अंदर इमारतें हैं जो कि खतरनाक करार दी गई है, खुद एसपीसीए है, कोई ऐसा क्या हिकमत अमली अपनाई जाएगी? देखिए, K4 के पहले सवाल जो आपका था, K4 की रिव्यू, एक स्टीयरिंग कमेटी बनी हुई है, उसकी रिपोर्ट आएगी, फेडरल गवर्नमेंट में भी उसका हिस्सा है, तो हमने साथ मिलकर उसका फैसला करना है वो टाइट। लेकिन इसके साथ साथ कुछ और पानी के प्रोजेक्ट्स जो कि ऑगमेंट कर सके कराची को वाटर सप्लाई, वो सिंध हुकूमत अंडरटेक कर रही है। हमें ज़रूर थोड़े से फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स आए हुए हैं जिसकी वजह से हमें तकलीफ़ हो रही है, नहीं तो हमने हब से भी पानी बढ़ाना, और कींझर से जो एडिशनल हम जो पुराना रूट है कि 1 2 3 वाला, उसके साथ हम एक्सपेंड कर सकते हैं। उस पर हमारे काम काफ़ी हुआ है, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उसको जल्दी करें। जहाँ तक बिल्डिंग से ताल्लुक़ है, नासिर शाह साहब ने उस पर मीटिंग भी की है। ऑलरेडी जो इमारतें हैं ऐसी जो डेंजरस हैं, उनका आइडेंटिफाई किया हुआ है, उनको बताया हुआ है। मैंने कल रात को भी बात की थी बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के जो MD हैं, DG हैं, उनसे, और कहा था, उन्होंने मुझे बताया कि जी इतनी इमारतें हमने ऑलरेडी की हैं। मैंने कहा नहीं, इमारतें सिर्फ नहीं, 422, ये सिर्फ इमारतों का कोई फ़ायदा नहीं होगा, इमारतों में कितने लोग रहते हैं वो आपने एस्टिमेट बनाना है, इसलिए कि हमने उनका कोई ऑल्टरनेट अरेंजमेंट करना है।
कोई कहना आसान है, इसलिए कितने लोग हमें करने होंगे अकोमोडेट। इस वक्त भी वो या तो किराए देते होंगे या उन्होंने ख़रीदा हुआ होगा। वो ज़मीन डेफिनेटली काफ़ी कीमती होगी जहाँ पे वो है, और वो उन्हीं की है। तो कोई एक स्कीम इन सब के साथ मिलके कि कहीं टेम्प्रेरी इनको हाउस किया जाए, उन बिल्डिंग्स को गिराया जाए और उसी जगह पे एक बेहतर इंजीनियर्ड बिल्डिंग बनाई जाए। ये प्रोसेस नासिर शाह साहब ने शुरू किया है लोकल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री के अंडर। और आपकी ये बिल्कुल सही बात है कि जल्द से जल्द हमने, तो मैंने उनसे यही कहा है कि टोटल डेटाबेस बना लें कि कितने लोग इन बिल्डिंग्स में रहते हैं, कितनों को आपने अकोमोडेट करना है। फिर वो प्लान भी एक बनाना पड़ेगा कि अगर इन बिल्डिंग्स को गिरा के और कहीं और उनको शिफ्ट करना है तो कहाँ करना है, उसकी कॉस्ट कैसे बेयर होगी, ये सारी चीज़ें हमने देखनी पड़ेगी। थैंक यू। थैंक यू जी।